रागिनी जब अशोक से कहती है नहीं मैं अपना पुराना घर गिरवी नहीं रख सकती, वह मेरे पापा की आखिरी निशानी है। तब अशोक रागिनी से कहता है बात तुम्हारी माँ की जिंदगी की है, अगर तुम अपना घर गिरवी रखोगी तो हमें अभी के अभी पैसे मिल जाएंगे और अगर तुम्हारी माँ ठीक हो गई तो ये देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को भी अच्छा लगेगा। अशोक की बात सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपने पुराने घर में अपना बचपन बिताया था। उस घर से रागिनी की यादें जुड़ी थी। वह किसी भी कीमत पर अपना पुराना घर गिरवी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन बात यहाँ उसकी माँ की थी, वह उन्हें नहीं खो सकती थी। वह एक लंबी सांस लेते हुए अपने आंसू पोंछकर अशोक से कहती है ठीक है, बिना कोई वक्त जाया किए हम अभी मेरे पुराने घर के प्रॉपर्टी पेपर्स ले आते हैं। डॉक्टर ललित रागिनी से कहता है बेटा ये सब जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। रागिनी डॉक्टर ललित से कहती है हाँ हम अभी के अभी लाकर देते हैं, थैंक यू सो मच। इतना सुनते ही ललित और अशोक एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं। रागिनी नहीं समझ पाई थी कि ये दोनों मिलकर उसका फायदा उठा रहे थे, लेकिन समर समझ चुका था। उसे पता था कि इन दोनों की नज़र रागिनी के पुराने घर पर है। वो उस घर को हड़पना चाहते थे। समर का शक यकीन में बदल गया था जब उसने डॉक्टर ललित को आईसीयू में अकेले देखा। ब्रेन सर्जरी करना कोई मामूली बात नहीं थी, इसके लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की एक ट्रेन टीम चाहिए होती है, लेकिन डॉक्टर ललित आईसीयू में अकेले ही थे। वह ये सब काम रागिनी को बेवकूफ़ बनाने के लिए छुप कर रहे थे। समर के समझ बस एक बात नहीं आई थी कि डॉक्टर ललित इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। वह जोधपुर का जाना माना डॉक्टर है, अगर इस बात का पता किसी को चलता तो बात उसके करियर पर बनाती। अशोक रागिनी से कहता है चलो चलो जल्दी से चलो ताकि हम जल्दी से पैसे लाकर अंकल को दे दें। रागिनी समर से कहती है समर मुझे माफ़ करना, मैंने बेवजह तुम्हें परेशान किया, बस एक बार ये सर्जरी सक्सेस हो जाए मैं तुम्हें जोधपुर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगी, तुम अभी ऑफिस वापस जा सकते हो। समर मुस्कुराते हुए रागिनी से कहता है अरे बाद में खिलाने की क्या ज़रूरत है जब तुम मुझे अभी खिला सकती हो। रागिनी समर की बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि समर इस वक्त ऐसी बात कैसे कर सकता है। रागिनी समर से कहती है समर प्लीज़ पागलों जैसी बात मत करो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है और मुझे कैसे भी करके 1 घंटे में 50 लाख रुपए लाकर डॉक्टर ललित को देने हैं। चलो अब मुझे जाने दो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। समर रागिनी से कहता है अरे रुको तो, हम इंसान हैं रोबोट्स नहीं, हमें टाइम पर खाना खा लेना चाहिए। अशोक समर पर चिल्लाते हुए उसे कहता है सुन बच्चे, बहुत हो गया तेरा नाटक, तूने सुना नहीं रागिनी ने क्या कहा, हम जल्दी में है, हमारे रास्ते से हट जा वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। समर मुस्कुराते हुए अशोक से कहता है अरे अरे इतनी भी क्या जल्दी है, देखो हॉस्पिटल का भी लंच टाइम हो गया, नर्सेज और डॉक्टर बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ललित को देखो अपने काम के प्रति इतने डेडिकेटेड है कि उन्हें खाने की भी सुध-बुध नहीं। अशोक नहीं जानता था कि समर उसे ताना दे रहा है। उसे लगता है कि वह डॉक्टर ललित की तारीफ कर रहा है। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए समर से कहता है हाँ वो तो है, मेरे अंकल जब काम में मगन होते हैं उन्हें खाने पीने की फिक्र भी नहीं रहती। समर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है और डॉक्टर ललित बहुत प्रसिद्ध भी है ना, मैंने सुना है जोधपुर में उनके जैसा नॉलेजेबल कोई और डॉक्टर नहीं है। अब अशोक को समर पर थोड़ा शक होने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि समर उसका टाइम व्यर्थ कर क्यों बातों को लंबा खींचे जा रहा था। अशोक चिढ़ते हुए समर से कहता है ये बात भी कोई बोलने वाली बात है, जोधपुर का हर इंसान इस बात से वाकिफ है, तुम जो भी कहना चाहते हो वो कहो और हमें जाने दो। समर हंसते हुए अशोक को जवाब देता है अरे मेरा मतलब तुम ही देखो, कोई डॉक्टर इतना टैलेंटेड भी कैसे हो सकता है कि उसे ब्रेन सर्जरी के वक्त किसी डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत ही पड़े। अशोक समझ चुका था कि समर को अब उस पर और उसके अंकल ललित पर शक होने लगा है। वह नहीं चाहता था कि रागिनी को उसके प्लान की खबर हो। इससे पहले कि रागिनी को शक हो वह वहां से रागिनी को ले जाना चाहता था। अशोक समर से कहता है देख बच्चे, हमारे पास तुझसे बात करना का फालतू टाइम नहीं है, तुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ किसी की जान खतरे में है और तू यहाँ बातों में हमारा वक्त जाया कर रहा है। समर अशोक के पेट पर हाथ रखकर कहता है अरे भाई रुको तो। जैसे ही समर अशोक के पेट पर हाथ रखता है अशोक को काफी गुस्सा आ जाता है। वह समर को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रागिनी तभी अशोक का हाथ पकड़कर उसके गाल पर एक जोर का चांटा मार देती है। अशोक रागिनी पर गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है बेवकूफ़, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, अगर मरना ही है तो इसे मारो, ये हमारा वक्त खराब कर रहा है, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की परवाह नहीं। जब समर रागिनी को रोके जा रहा था रागिनी को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अब रागिनी समर का इशारा समझ चुकी थी। उसे अशोक और डॉक्टर ललित का प्लान समझ में आने लगा था। दरअसल रागिनी का पुराना घर जल्दी ही अतिक्रमण में आने वाला था, जिससे सरकार रागिनी को मुआवजे के रूप में काफ़ी मोटी रकम देती, इसलिए डॉक्टर ललित और अशोक रागिनी का पुराना घर अपने नाम करवाना चाहते थे। रागिनी को अशोक के गाल पर चांटा मारते देख समर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसे पता चल गया था कि रागिनी उसका इशारा समझ चुकी है। रागिनी अशोक से कहती है तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो मेरे साथ, तुम दोनों तो मेरी आर्थिक स्थिति पहले से जानते हो, बचपन से हम साथ हैं और तुम दोनों चाचा भतीजे मिलकर मेरा फायदा उठाना चाहते थे। छी, मुझे तो ये सोचकर भी घिन आ रही है। रागिनी के थप्पड़ से अशोक का गाल पूरी तरह लाल हो चुका था। अशोक को जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। रागिनी को उसके प्लान के बारे में पता चल चुका था। अशोक अपने गाल पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है अरे रागिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं क्यों भला तुम्हारा फायदा उठाना चाहूंगा। रागिनी गुस्सा करते हुए अशोक से कहती है अच्छा,
ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि अकेले अंकल ललित आईसीयू में बिना किसी डॉक्टर और नर्स की मदद लिए मेरी माँ की सर्जरी कैसे कर रहे हैं? अशोक सटपटाते हुए रागिनी से कहता है, अरे हो सकता है कि कोई नर्स भी अंदर हो। रागिनी का गुस्सा अब और बढ़ गया था। वह अशोक से कहती है, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? साफ दिखाई दे रहा है कि अंदर सिर्फ तुम्हारे अंकल है और कोई नहीं। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है अशोक, दफा हो जाओ तुम मेरी आंखों के सामने से अभी के अभी। अशोक का प्लान अब फैल हो चुका था और उसे पता था कि इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, समर है। वह समर की कॉलर पकड़कर उससे कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पता नहीं तूने मेरी दोस्त रागिनी के मन में मेरे खिलाफ क्या चीजें डाली है। इतना कहकर अशोक समर के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही उसका हाथ समर तक पहुंचता है, समर अपने हाथ से उसकी मुट्ठी पकड़कर उसके पैर पर एक जोर की किक मारता है, जिससे अशोक धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अशोक बहुत ही मोटा था, उसके गिरने से जमीन में हल्की सी हलचल होती है। हॉस्पिटल के सारे लोग अशोक की तरफ देखने लगते हैं। वह अशोक के आसपास घेरा बना लेते हैं। उनमें से एक आदमी लोगों से कहता है, अरे जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, यह क्या तमाशा लगा रखा है? ये हॉस्पिटल है, कोई अखाड़ा नहीं। अशोक के गिरने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर ललित आईसीयू से बाहर आता है। वह कहता है, अरे ये क्या चल। जैसे ही वह अपना वाक्य खत्म करने वाला होता है, उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े अशोक पर जाती है। वह जल्दी से अशोक के पास जाता है और कहता है, बेटा तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें चोट तो नहीं आई? चलो अंदर चलो, मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूँ। अशोक दर्द से कराह रहा था। वह डॉक्टर ललित से कहता है, अंकल मेरी कमर मुझसे नहीं उठा जा रहा। डॉक्टर ललित अशोक से पूछता है, लेकिन तुम ज़मीन पर गिरे कैसे? क्या तुम्हें चक्कर आ गए थे? अशोक अपनी उंगली दिखाकर समर की ओर इशारा करता है। डॉक्टर ललित समर पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे पर हाथ उठाने की? समर डॉक्टर ललित से कहता है, अरे मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर, आपका गेंडे जैसा भतीजा खुद जमीन पर गिर गया। खाना कम करो नहीं तो फट जाएगा किसी दिन। समर की बात सुनकर डॉक्टर ललित को और गुस्सा आ जाता है। वह समर की ओर एक कदम बढ़ाकर समर से कहता है, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे भतीजे को बुरा भला कह रहा है? रुक, मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करके तुझे जेल के अंदर डलवाता हूँ। समर हंसते हुए डॉक्टर ललित से कहता है, हाँ हाँ बुलाओ पुलिस को, आने दो उन्हें। मैं भी तुम लोगों के कच्चे चिट्टे उनके सामने खोल दूंगा। बता दूंगा कि तुम दोनों रागिनी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। डॉक्टर ललित समर पर चिल्लाते हुए कहता, ए लड़के, ये क्या बकवास कर रहा है तू? समर डॉक्टर ललित से कहता है, सच ही तो कह रहा हूँ। पहले तुम रागिनी की मां की हालत के बारे में झूठ बोलते हो और ऊपर से सर्जरी के नाम पर उससे 50 लाख रुपए मांगते हो। डॉक्टर ललित समर की यह बात सुनकर सकपका जाता है। वह समर से कहता है, 50 लाख? मैंने रागिनी से कब 50 लाख मांगे? रागिनी और समर डॉक्टर ललित की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वह सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इंसान पैसे के लिए इतना भी गिर सकता है। रागिनी डॉक्टर ललित से कहती है, थोड़ा तो शर्म कीजिए अंकल। कुछ ही देर पहले आपने मुझसे मेरी मां का इलाज करने के लिए 1 घंटे के भीतर 50 लाख रुपयों का इंतजाम करने को कहा था, और अभी आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है और आप किसी से इस तरह पैसे ऐंठ रहे हैं। जरा ऊपर वाले से तो डरिए। डॉक्टर ललित रागिनी से कहता है, ए लड़की, तू क्या कुछ भी बोले जा रही है? अपने से बड़े लोगों से ऐसे बात करने में तुझे शर्म आनी चाहिए। रागिनी हंसते हुए डॉक्टर ललित से कहती है, अच्छा पाप आप करें और शर्म मैं करूं? वाह। डॉक्टर ललित रागिनी से कहता है, पाप? ऐसा पाप? मैंने तुमसे 50 लाख रुपए मांगे ही नहीं। ब्रेन सर्जरी के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं होती तो भला मैं क्यों तुमसे 50 लाख रुपए मांगने लगा? यकीन ना आए तो जाकर नर्स से पूछ लो। और वैसे भी मैंने कब कहा कि तुम्हारी मां के इलाज के लिए ब्रेन सर्जरी की जरूरत है? रागिनी पास ही के काउंटर पर जाती है और वहां खड़ी नर्स से ब्रेन सर्जरी की फीस पूछ कर आती है। वह नर्स रागिनी को ब्रेन सर्जरी की फीस 2 लाख रुपए बताती है। समर मन ही मन सोचता है कि भला रागिनी को ब्रेन सर्जरी की फीस के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? क्या ये साफ नहीं कि ये दोनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे थे, उसके साथ फ्रॉड कर रहे थे? समर डॉक्टर ललित से कहता है, अगर रागिनी की मां के इलाज के लिए ब्रेन सर्जरी की जरूरत नहीं है तो वह आईसीयू में क्या कर रही है? समर की यह बात सुनकर डॉक्टर ललित सकपका जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रागिनी की मां के आईसीयू में होना का वह क्या बहाना दे। इससे पहले कि वह कुछ कहता, हॉस्पिटल का चीफ बलजीत सिंह सिक्योरिटी गार्ड और अपने 4 साथियों के साथ वहां आ जाता है। बलजीत सिंह चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? बलजीत सिंह को देखकर डॉक्टर ललित की सांस में सांस आती है। वह बलजीत सिंह की ओर बढ़ता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। अशोक को जमीन पर पड़ा देख बलजीत सिंह डॉक्टर ललित से पूछता है, डॉक्टर साहब यह क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये आदमी नीचे क्यों पड़ा हुआ है? डॉक्टर ललित समर की ओर इशारा कर बलजीत से कहता है, बलजीत, इस इंसान ने इस हॉस्पिटल के हंगामा खड़ा कर दिया है और यह मेरे भतीजे अशोक को जान से मार देने वाला था। मैं बस पुलिस को बुलाने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम आ गए। अभी के अभी ले जाओ इसे यहाँ से। समर हंसते हुए बलजीत से कहता है, मैं इसकी जान लेने वाला था। कब? अरे मैंने तो इस गैंडे को हाथ तक नहीं लगाया, ये आटे की बोरी खुद फिसलकर जमीन पर गिर गई है। डॉक्टर ललित बलजीत से कहता है, बस बहुत हो गया, धक्के मारकर ले जाओ इसे यहाँ से। रागिनी बलजीत सिंह से कहती है, नहीं समर ने कुछ भी नहीं किया, ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। समर ने तो अशोक को हाथ तक नहीं लगाया, अशोक ही समर को उकसा रहा था। इससे पहले कि बलजीत सिंह कुछ कहता, जमीन पर पड़ा हुआ अशोक बलजीत से कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है। देखिए मेरी हालत, मैं यहाँ से उठ तक नहीं पा रहा हूँ और ये आदमी मुझे गेंडा, मोटा, आटे की बोरी और ना जाने क्या क्या बोल रहा है।
इसने ही की है मेरी ये हालत। समर मुस्कुराते हुए बलजीत सिंह के पास जाता है और कहता है ले चलिए जहाँ ले चलना हो आपको, मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही मुझे डर है। बलजीत सिंह गंभीर आवाज में कहता है वो तो अभी पता लग जाएगा कि कौन गलत है कौन सही। समर बलजीत सिंह से कहता है इस सारे फसाद की जड़ ये जमीन पर पड़ा हाथी का बच्चा भी है, इसे भी साथ ले चलो। अशोक घबराते हुए समर से कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुमने रास्ते में मुझे मार दिया तो। डॉक्टर ललित अशोक से कहता है तुम साथ चले जाओ बेटा, जब तक बलजीत सिंह तुम्हारे साथ है ये आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम जाओ और वहां जाकर बताना कि इस तुम्हें कितनी बुरी तरह पीटा है। अशोक डॉक्टर ललित और सिक्योरिटी गार्ड की मदद से जमीन से जैसे तैसे उठा जाता है। उसे उठाने के लिए करीबन 1 मिनट लगा था। वह उठता है और कहता है चलिए मैं चलने के लिए तैयार हूं और इसे तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर ही रहूंगा। बलजीत समर के दोनों हाथ पकड़ लेता है। समर के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी लेकिन रागिनी समर को लेकर काफी चिंतित थी। वह बलजीत सिंह का हाथ पकड़कर कहती है प्लीज इसे मत ले जाइए, मेरी बात का यकीन कीजिए, समर ने कुछ नहीं किया है, प्लीज। बलजीत सिंह रागिनी का हाथ अपने हाथ से अलग करके कहता है मैडम, हमें हमारा काम करने दीजिए वरना हमें आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। बलजीत सिंह समर और अशोक को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। उस वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और 2 आदमी सफेद जैकेट पहने हुए लिफ्ट से निकलते हैं। बलजीत सिंह उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। दाईं तरफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर डॉक्टर मिस्टर श्यामलाल थे। बलजीत सिंह डॉक्टर श्यामलाल को देख कहता है अरे सर आप कैसे हैं। डॉक्टर श्यामलाल बलजीत सिंह से कहता है मैं बढ़िया हूँ, तुम ये बताओ यहाँ ये सब क्या चल रहा है। बलजीत सिंह बड़े गर्व के साथ कहता है सर ये आदमी यहाँ लड़ाई झगड़ा करके हॉस्पिटल की शांति भंग कर रहा था, मैं इसकी शिकायत दर्ज करने इसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जा रहा हूँ। डॉक्टर श्यामलाल बलजीत सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं बहुत बढ़िया, ऐसे ही अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहो और इस हॉस्पिटल में शांति बनाए रखो, ले जाओ इसे। बलजीत सिंह मुस्कुराते हुए श्यामलाल से कहता है जी सर, थैंक यू। बाई और मिस्टर पन्नालाल खड़े थे। वह अब तक एक कॉल पर व्यस्त थे। वह फोन पर बात करके श्यामलाल के पास आकर उसे कहते हैं अरे श्यामलाल जी, हमें मीटिंग के लिए देरी हो रही है, अभी उन्हीं लोगों का कॉल था, जल्दी चलिए। उनके इतना कहते हैं उनकी नज़र समर पर पड़ती है। वह समर को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वह समर से कहते हैं अरे समर बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है। पन्नालाल जी को समर से इतने प्यार से बात करते देख डॉक्टर श्यामलाल, अशोक और डॉक्टर ललित हैरान रह जाते हैं। पन्नालाल लाल जी पीपल्स हॉस्पिटल के ट्रस्टी रह चुके हैं। उनके बारे में जोधपुर का हर एक शख्स जानता है। पन्नालाल जी का स्वभाव सबके प्रति काफ़ी सख्त था। वह सीधे मुंह किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। वह हमेशा अपनी बात को सीधे और कड़क स्वर में कहना जानते थे। वहां खड़े सभी लोग पन्नालाल जी का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर पन्नालाल जी जैसे इतने प्रसिद्ध आदमी समर से इतने प्यार से कैसे बात कर रहे हैं। समर हल्के से मुस्कुराते हुए पन्नालाल जी से कहता है नमस्ते पन्नालाल जी, दरअसल इन लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए ये लोग मुझे इस तरह से पकड़कर पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। समर की बात सुनकर पन्नालाल जी के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वह समर की तरफ देखकर कहते हैं अच्छा ये बात है। डॉक्टर श्यामलाल पन्नालाल जी से पूछते हैं पन्नालाल जी, क्या आप इस आदमी को जानते हैं। इससे पहले कि पन्नालाल जी कुछ कहते, समर डॉक्टर श्यामलाल से कहता है दरअसल एक बार मैं पन्नालाल जी की दुकान पर दवाएं लेने गया था, बस तभी से पन्नालाल जी मुझे जानते हैं। पन्नालाल जी लोगों को परखने में काफ़ी माहिर थे। वह समझ चुके थे कि समर का अपनी असलियत छुपाने के पीछे कोई ना कोई राज है। वह समर का साथ देते हुए कहते हैं हाँ मैं तभी से इन्हें जानता हूँ, ये काफ़ी अच्छे इंसान है। पन्नालाल जी की ये बात सुनकर पास ही खड़े डॉक्टर ललित की सांस में सांस आती है। एक पल के लिए तो उसे लगा था कि शायद समर एक साधारण इंसान के भेष में कोई प्रसिद्ध आदमी होगा, लेकिन जब पन्नालाल जी ने बताया कि समर तो उनका कस्टमर है, वो एक लंबी सी चैन की सांस लेता है। डॉक्टर ललित तुरंत पन्नालाल जी के पास आकर उनके पैर छूकर उनसे कहता है डॉक्टर पन्नालाल जी, ये आदमी मेरे भतीजे के लिए अपशब्द कह रहा था और इतना ही नहीं इसने अशोक को काफ़ी बुरी तरह पीटा भी है, जिससे अशोक के सर पर काफ़ी गहरी चोट आई है। इतना कहकर डॉक्टर ललित अशोक को कुछ इशारा करता है। अशोक उसका इशारा समझ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है आह आह मेरा सर, इतना दर्द है कि ऐसा लग रहा है अभी के अभी फट जाएगा। पन्नालाल जी अशोक और डॉक्टर ललित की एक्टिंग देखकर मन ही मन हंस रहे थे। डॉक्टर ललित अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पन्नालाल जी से कहता है देखिए कितनी बुरी तरह मारा है मेरे भतीजे को इस आदमी ने। पन्नालाल जी क्यों ना आप ही इस बात के साक्षी बन जाए। पन्नालाल जी डॉक्टर ललित से कहते हैं अरे भाई, मैं भला इस बात का गवाह कैसे बन सकता हूँ, मैंने कहाँ समर को तुम्हारे भतीजे को पीटते देखा है। डॉक्टर ललित अपने चेहरे पर परेशानी लाते हुए पन्नालाल जी से कहता है आप ही देखिए ना पन्नालाल जी, कैसे दर्द में है मेरा भतीजा, लगता है इसकी तो अब ब्रेन सर्जरी होगी। इतना सुनकर डॉक्टर श्यामलाल डॉक्टर ललित से कहते हैं अगर समर और तुम्हारे भतीजे से ज्यादा पूछताछ होंगी तो मामला बेवजह आगे तक खिंचा जाएगा, जिसमें हमारे हॉस्पिटल का भी नाम आएगा। मैं ये नहीं चाहता, क्यों ना तुम लोग मिलकर आपस में ये मामला निपटा लो। ब्रेन सर्जरी के लिए जितना पैसा चाहिए होगा तुम समर से ले लो, और चूंकि समर श्यामलाल का परिचित है, कोशिश करना कि तुम इससे कुछ पैसे कम लो। डॉक्टर श्यामलाल की बात सुनकर चीफ सिक्योरिटी गार्ड समर के दोनों हाथ छोड़ देता है। पन्नालाल जी समर से पूछते हैं क्यों समर बेटा, क्या तुम्हें ये मंजूर है। समर पन्नालाल जी से कहता है हाँ मुझे ये मंजूर है। ये कहते वक्त समर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में कोई प्लान चल रहा था।
समर डॉक्टर ललित की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन आपके हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी के तो 50 लाख रुपए लगते हैं ना। डॉक्टर श्यामलाल समर की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वह समर से कहते हैं 50 लाख, पागल हो क्या? हमारे हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी के 2 लाख से ज़्यादा रुपए नहीं लगते हैं। तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हुई? समर डॉक्टर ललित की ओर इशारा करते हुए कहता है, इन्होंने बताया हमें कि ब्रेन सर्जरी के पूरे 50 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर श्यामलाल समर से पूछते हैं, कब और किसकी ब्रेन सर्जरी के लिए? समर कहता है, ये मेरी दोस्त रागिनी है। डॉक्टर ललित और अशोक ने रागिनी से कहा कि इसकी मां की हालत काफ़ी गंभीर है और उनकी ब्रेन सर्जरी ही करनी पड़ेगी। और इन दोनों ने रागिनी को 1 घंटे में 50 लाख का इंतजाम करने के लिए कहा। समर की ये बात सुनकर डॉक्टर ललित घबरा जाता है। उसके चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। उसे अब समर का प्लान समझ आ चुका था और वह डॉक्टर श्यामलाल के सामने ये नहीं कह सकता था कि उसने ब्रेन सर्जरी ने लिए समर और रागिनी से 50 लाख रुपए नहीं मांगे। वह जल्दी से मन ही मन कोई और बहाना सोचते लगता है। समर की बात सुनकर डॉक्टर श्यामलाल गुस्से में ललित से पूछते हैं, डॉक्टर ललित, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हमारे हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी के कब से 50 लाख रुपए लगने लगे? मरीजों को इतने पैसे बताकर तुम क्या हमारा हॉस्पिटल बंद करवाना चाहते हो? डॉक्टर ललित से कपकाते हुए कहता है, अरे सर, मैंने इतने पैसे इन्हें रागिनी की मां की जांच करके ही बताया है। उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। ब्रेन सर्जरी के साथ साथ हमें कुछ और ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे, तभी वह ठीक हो पाएगी। डॉक्टर श्यामलाल ललित की बात मान जाता है। वह हॉस्पिटल पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। डॉक्टर श्यामलाल ललित से कहता है, ओह अच्छा, चलो फिर जल्दी से इस बच्ची की मां का इलाज शुरू करो। ललित श्यामलाल से कहता है, सर मैंने इन्हें 1 घंटे पहले पैसों का इंतजाम करने के लिए बोला था। इस समर के बच्चे ने मारपीट करने में सारा वक्त जाया कर दिया। 1 घंटे पहले रागिनी की मां की हालत ठीक थी, लेकिन अब मुझे डर है कि कहीं देर ना हो गई हो। मुझे नहीं पता कि मैं उनकी जान बचा पाऊंगा या नहीं। रागिनी काफ़ी देर से कोने में खड़ी इन सभी लोगों की बातें चुपचाप सुन रही थी, लेकिन जब डॉक्टर ललित ने कहा कि वह शायद ही उसकी मां की जान बचा पाएगा, रागिनी डॉक्टर श्यामलाल से पूछती है, डायरेक्टर साहब, क्या डॉक्टर ललित के अलावा यहाँ और कोई मेरी मां की ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकता? डॉक्टर श्यामलाल रागिनी से कहते हैं, नहीं, डॉक्टर ललित हमारे हॉस्पिटल के ब्रेन सर्जरी डिपार्टमेंट के चीफ सर्जन है। इनके अलावा ठीक से ब्रेन सर्जरी कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर श्यामलाल की ये बात सुनकर डॉक्टर ललित का सीना गर्व से फूल जाता है। रागिनी को समझ नहीं आता अब वह क्या करे, कैसे अपनी मां की जान बचाए। रागिनी पन्नालाल जी के सामने झुककर रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मैंने सुना है आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, प्लीज़ मेरी मां को ठीक कर दीजिए, प्लीज़ पन्नालाल जी। पन्नालाल जी रागिनी को अपने दोनों हाथ से उठाकर कहते हैं, अरे बेटा प्लीज़ उठ जाओ, इस तरह से मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम एक महान डॉक्टर को भूल रही हो जो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। तुम उनसे से रिक्वेस्ट करो। रागिनी अपने आंसू पोंछते हुए पन्नालाल जी से पूछती है, कौन पन्नालाल जी? आप किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर ललित को लगता है कि पन्नालाल जी अब उसका नाम लेंगे। वह चाहता था कि रागिनी उसके सामने गिड़गिड़ाए। जैसे ही वह रागिनी और पन्नालाल जी की तरफ मुस्कुराते हुए अपना एक कदम बढ़ाता है, पन्नालाल जी रागिनी से कहते हैं, समर, मैं समर की बात कर रहा हूँ बेटी। जैसे ही पन्नालाल समर का नाम लेते हैं, डॉक्टर ललित ठहाका मारकर हंसने लगता है। वह कहता है, ये और एक डॉक्टर, और वो भी महान। आप भी ना पन्नालाल जी, ऐसे वक्त में ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? पन्नालाल जी डॉक्टर ललित से कहते हैं, अरे इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा। समर मुझसे भी अच्छा डॉक्टर है। पन्नालाल जी जब कहते हैं कि समर उनसे भी अच्छा डॉक्टर है, वहां खड़े डॉक्टर श्यामलाल के साथ साथ अशोक, डॉक्टर ललित, रागिनी और चीफ सिक्योरिटी गार्ड बलजीत सिंह दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि पन्नालाल जी को आज क्या हो गया है। वो क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? समर से प्यार से बात करना तक तो ठीक था, लेकिन उसे अपने से ज्यादा अच्छा डॉक्टर बताना, ये तो काफी बड़ी बात थी, क्योंकि पन्नालाल जी जोधपुर के एक मशहूर डॉक्टर थे। वह बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उनकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया था। पन्नालाल जी की बात सुनकर रागिनी समर से पूछती है, समर, क्या पन्नालाल जी सच कह रहे हैं? समर अपने चेहरे पर गुरूर से भरी मुस्कान लाते हुए कहता है, देखो, महान डॉक्टर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चोमू ललित से काफी बेहतर तरीके से इलाज कर सकता हूँ। समर की ये बात सुनकर ललित को काफी गुस्सा आ जाता है। पहले समर ने ललित के भतीजे के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, अब वह ललित को कुछ भी बोले जा रहा था। ललित गुस्सा करते हुए समर से कहता है, अबे चोमू किसको बोल रहा है तू? जब डॉक्टर ललित समर पर गुस्से में चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे चोमू कहने की, तब समर हंसते हुए कहता है, तुझे ही चोमू कह रहा हूँ, एक ही बात बार बार सुनने का बड़ा शौक है तुझे। डॉक्टर ललित समर पर गुस्सा करते हुए अपना एक कदम आगे बढ़ाकर समर से कहता है, तेरी तो मैं। डॉक्टर ललित अपनी बात खत्म नहीं कर पाता, उससे पहले डॉक्टर श्यामलाल उसे रोक लेते हैं। डॉक्टर श्यामलाल पन्नालाल जी से कहते हैं, पन्नालाल जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा इसका हुलिया और हरकतें देखिए, ये आपसे अच्छा डॉक्टर कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। पन्नालाल जी डॉक्टर ललित से कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, समर की मेडिकल स्किल्स यहाँ खड़े हम सभी डॉक्टर से काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर श्यामलाल पन्नालाल जी से कहते हैं, जब आप जैसे डॉक्टर इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो बेशक ये अच्छा डॉक्टर होगा। ठीक है, अब मिस रागिनी की मदर की सर्जरी यही करेगा। समर हंसते हुए डॉक्टर श्यामलाल से कहता है, सर्जरी? नहीं, मैं सर्जरी करना नहीं जानता। समर की ये बात सुनकर डॉक्टर ललित हंसने लगता है और पन्नालाल जी के चेहरे पर निराशा आ जाती है। समर ने आज तक अपने शक्तियों से लोगों की मदद की थी, लेकिन उसे ऑपरेशंस और सर्जरी का कोई ज्ञान नहीं था। उसने सर्जरी अब तक सिर्फ टीवी पर ही देखी थी।
रागिनी के पास अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए अब और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सुनकर कि समर भी उसकी माँ की सर्जरी नहीं कर पाएगा, रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर रागिनी के सर पर हाथ रखकर कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा। रागिनी समर का हाथ अपने सर से हटाकर कहती है, क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तो ब्रेन सर्जरी करना आती ही नहीं, फिर कैसे तुम मेरी माँ का इलाज कर पाओगे समर। समर रागिनी से कहता है, सर्जरी करने के लिए क्या ब्लेड और सिजर्स का उपयोग करना जरूरी है। डॉक्टर ललित हंसते हुए कहता है, ऑब्वियसली जरूरी है, सर्जरी के लिए सर पर कट कैसे लगाओगे तुम, जादू से। समर हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, यही समझ लो, मैं जादू करना भी जानता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर ललित एकदम चुप हो जाता है। वो समझ चुका था कि वो समर से बातों में कभी नहीं जीत सकता। वो समर को घूर कर देखने लगता है। समर डॉक्टर श्यामलाल से कहता है, डॉक्टर साहब आप जल्द से जल्दी ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके रागिनी की माँ का इलाज शुरू करना चाहता हूँ। डॉक्टर श्यामलाल बलजीत सिंह से कहते हैं, जाओ जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफर करो। समर डॉक्टर श्यामलाल से कहता है, नहीं नहीं, ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रागिनी की माँ का इलाज उनके वार्ड में ही कर दूंगा। समर की बातें सुनकर पन्नालाल जी काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन्होंने समर की काबिलियत पहले भी देखी थी, लेकिन वो आज समर के हुनर को अपनी आंखों से देखना चाहते थे और चाहते थे कि समर वहां खड़े सभी को गलत साबित कर रागिनी माँ का इलाज जल्द से जल्द ठीक कर दे। पन्नालाल जी समर से कहते हैं, चलो समर बेटा, मैं तुम्हें मेन वार्ड में ले चलता हूँ। पन्नालाल जी की बात सुनकर समर अपना सर हिलाकर कहता है, ठीक है चलिए। डॉक्टर ललित को ये सब देख काफ़ी गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए वहां खड़े डॉक्टर श्यामलाल से कहता है, किसी मरीज का इलाज करना और उसकी जान बचाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इतना बड़ा काम उस बेवकूफ़ को सौंपा जा रहा है जो असली डॉक्टर भी नहीं है। डॉक्टर श्यामलाल आप प्लीज़ इससे एक कागज़ पर सिग्नेचर करवा लीजिए। इसके ऑपरेशन करने से अगर पेशेंट की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ यही होगा, हॉस्पिटल नहीं। डॉक्टर श्यामलाल ललित की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। वो किसी भी कीमत पर अपनी हॉस्पिटल की बदनामी नहीं चाहते थे। वो कुछ कहते उससे पहले पन्नालाल जी डॉक्टर ललित से कहते हैं, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ की गारंटी लेता हूँ, ऑपरेशन के वक्त मैं समर के साथ रहूँगा। डॉक्टर श्यामलाल पन्नालाल जी की बात सुनकर उनसे कहते हैं, ठीक है पन्नालाल जी, अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं समर को ऑपरेशन करने की इजाज़त देता हूँ। समर डॉक्टर ललित का गुस्सा देख उससे कहता है, लेकिन एक शर्त पर। डॉक्टर ललित समर से पूछता है, कैसी शर्त। समर डॉक्टर ललित को जवाब देते हुए कहता है, यही कि अगर मैंने रागिनी माँ को सिर्फ 1 घंटे में ठीक कर दिया तो आप ये हॉस्पिटल और अपनी जॉब छोड़ देंगे और रागिनी और उसके परिवार से माफ़ी भी मांगेंगे। डॉक्टर ललित समर की बात सुनकर हंसने लगता है। वो समर से कहता है, बड़े ही मूर्ख हो तुम लड़के, ब्रेन सर्जरी करने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। किसी पेशेंट जिसे ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत है उसे सिर्फ 1 घंटे में ठीक कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समर ललित से कहता है, अरे महाशय आप वो सभी छोड़िए, आप ये बताइए शर्त मंजूर है। समर जानता था कि डॉक्टर ललित अच्छा आदमी नहीं है, उसकी नीयत खराब है। अगर वो इस अस्पताल में रहा तो मरीजों और उनके परिवार की मजबूरी और सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठता रहेगा। उसे इस अस्पताल से निकालना सबके लिए ठीक रहेगा। डॉक्टर ललित हंसते हुए समर से कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम इस शर्त में हारे तो। समर डॉक्टर ललित से कहता है, आप बताइए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। डॉक्टर ललित समर से कहता है, अगर तुम इस शर्त हारे और रागिनी की माँ को 1 घंटे में नहीं ठीक कर पाए तो तुम मुझसे और मेरे भतीजे अशोक के पैरों में नाक रगड़कर माफ़ी मांगोगे। समर को अपनी काबिलियत पर भरोसा था। वो जानता था कि वो रागिनी की माँ को सिर्फ 1 घंटे में ठीक कर देगा। वो डॉक्टर ललित से कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। इतना सुनकर ललित डॉक्टर श्यामलाल के पास जाकर उनके कानों में कहता है, आपने सुना ना इस लड़के की शर्त, आप इस बात के साक्षी रहेंगे, इस लड़के से तो मैं माफ़ी मंगवा कर ही रहूंगा। पन्नालाल जी और समर मैन वार्ड में चले जाते हैं। समर रागिनी की माँ की पल्स चेक कर सारी रिपोर्ट्स देखता है। पन्नालाल जी समर से पूछते हैं, पेशेंट की हालत गंभीर है क्या। समर पन्नालाल जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, हाँ इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करना होगा वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। वैसे भी डॉक्टर ललित ने अपने निजी फ़ायदों के लिए इनके इलाज में काफ़ी देरी कर दी है। पन्नालाल जी घबराते हुए समर से कहते हैं, ओह, फिर तो हमें जल्द से जल्द इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। समर पन्नालाल जी से कहता है, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पन्नालाल जी समर से पूछते हैं, अरे, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, बिना ब्लेड और सिजर्स के तुम इनका ऑपरेशन कैसे करोगे। समर पन्नालाल जी से कहता है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं इनका इलाज कर दूंगा, आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि इस रूम में हमारे अलावा और कोई ना आए। पन्नालाल जी के मन में समर के इलाज करने को लेकर काफ़ी प्रश्न थे, लेकिन उन्हें समर पर भरोसा था। फिर भी वो जानना चाहते थे कि समर आखिर रागिनी की माँ का इलाज बिना कोई ऑपरेशन के लिए उपयोग होने वाली चीज़ों से कैसे करेगा। वो समर से पूछते हैं, बेटा तुम इनका इलाज बिना चिर फाड़ के कैसे करोगे। समर पन्नालाल जी को जवाब देते हुए कहता है, पन्नालाल जी मेरे पास एक युगचक की जादुई सुइयां है, मैं उन्हीं का उपयोग कर इन्हें ठीक करने वाला हूँ। समर की बात सुन पन्नालाल जी किसी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुइयों से इतना बड़ा इलाज कर पाना कैसे संभव है। इतना कहकर समर अपनी जेब से एक युगचक की 3 सुइयां निकलकर टेबल पर रख देता है। वे तीनों सुइयां चांदी की थी। समर उनमें से एक सुई उठता है और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चला जाता है।
समर उस सुई को अपने हाथों में लेकर उस पर अपनी उंगली घूमकर उसे रगड़ते हुए अपनी शक्तियां उस सुई में डालता है। वो सुई कुछ ही देर में काफी गर्म हो जाती है। समर झटके से अपनी आंखें खोलकर वो सुई रागिनी की मां के सर में 1 इंच तक डाल देता है। समर की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। वो 10 सेकंड्स तक उस सुई को रागिनी की मां के सर में चुभोता है और फिर दूसरी सुई उठाकर बिल्कुल वही चीज करता है। एक के बाद एक करके समर उन तीनों सुइयों को रागिनी की मां के सर में चुभोता है। वार्ड के बाहर काफी सारे डॉक्टर्स और नर्सेज खड़े थे। में लंच ब्रेक खत्म होने से पहले डॉक्टर श्यामलाल उन्हें हॉस्पिटल और ऑपरेशन से जुड़ी कुछ बातें समझा रहे थे। डॉक्टर ललित भी डॉक्टर श्यामलाल के साथ ही खड़ा हुआ था। डॉक्टर ललित मैन वार्ड का गेट बंद देखते हुए मन ही मन कहता है, अब बस शर्त पूरी होने में कुछ ही मिनट्स बचे हैं। मैं उस समर के बच्चे को अपने जूतों पर नाक रखते हुए देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। दूर खड़ी रागिनी बेसब्री से समर के वार्ड से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसे अपनी मां किसी भी हालत में ठीक चाहिए थी और साथ ही रागिनी को समर पर पूरा भरोसा था। रागिनी के चेहरे पर परेशानी देख डॉक्टर ललित रागिनी से कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम कर दो, अब तक तुम्हारी मां शायद ठीक भी हो चुकी होती। रागिनी ललित से कहती है, कैसे इंसान है आप, आपको ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही। मैंने लोगों को 2 चेहरे साथ लेकर चलते हुए देखा है, लेकिन आपका दूसरा चेहरा बहुत घटिया है। डॉक्टर ललित हंसते हुए रागिनी से कहता है, खैर अब तुम्हारे लाडले समर की लगाई हुई शर्त पूरी होने में सिर्फ 10 मिनट की देर है। अगर तुम अभी भी ये सोच रही हो कि वो 10 मिनट में तुम्हारी मां का इलाज कर उन्हें बचा लेगा, तो तुम बहुत गलत हो, बहुत ज्यादा गलत। रागिनी ललित को जवाब देते हुए कहती है, मैं मर भी जाऊं तो आज के बाद आप पर यकीन ना करूं। आप तो बचपन से मुझे जानते हैं, फिर भी आपने मेरे साथ गलत किया है। आपने मेरा फायदा उठाना चाहा है। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी ललित अंकल। और रही समर की बात, मैं समर पर आपसे ज्यादा भरोसा करती हूँ और वैसे भी अभी 10 मिनट बाकी है, तो ये ना समझना कि आप समर से जीत गए हैं। समर एक दयालु इंसान है, आपकी तरह लालची नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी मां को बचाने के लिए धरती और आसमान एक कर देगा। डॉक्टर ललित रागिनी से कहता है, बेटा ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मामूली सा लड़का ब्रेन सर्जरी तो दूर की बात, एक मामूली सर दर्द भी ठीक नहीं कर पाएगा। तुम क्यों उसके भरोसे बैठी हो। रागिनी डॉक्टर ललित की बात सुनकर परेशान हो जाती है। उसे समर पर भरोसा था, लेकिन उसे किसी भी हालत में अपनी मां सही सलामत चाहिए थी। डॉक्टर ललित के पीछे खड़ा अशोक ललित से पूछता है, अंकल अगर उस समर के बच्चे ने रागिनी की मां का इलाज कर दिया तो हम क्या करेंगे। डॉक्टर ललित अशोक को जवाब देते हुए कहता है, तुम पागल हो। तुम्हें लगता है वो बेवकूफ़ आदमी जिसके पास ना तो डॉक्टर की डिग्री है ना ही कोई एक्सपीरियंस, वो रागिनी की मां को ठीक कर पाएगा। रागिनी की मां की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। वो बेवकूफ़ आदमी अपनी होशियारी दिखाने के लिए एक इंसान की जान और जज्बात के साथ खेल रहा है। तुम देखना, बस 5 मिनट बाद वो आईसीयू से निकलकर गिड़गिड़ाते हुए हमारे जूते चाट रहा होगा। ये कहते वक्त डॉक्टर ललित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे पूरा यकीन था कि समर रागिनी की मां का इलाज नहीं कर पाएगा। 1 घंटा हो चुका था। ललित डॉक्टर श्यामलाल से कहता है, सर 1 घंटा हो चुका है, अब हमें अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो लड़का अब तक कर क्या रहा है। समर और पन्नालाल जी को अब आईसीयू में रागिनी की मां का इलाज करते करते 1 घंटे हो चले थे। डॉक्टर ललित समर के साथ लगी शर्त जीतकर उससे माफी मंगवाने के लिए बेताब था। वह डॉक्टर श्यामलाल से कहता है, सर इन्हें इलाज करते हुए अब 1 घंटा हो चुका है। मुझे अब पेशेंट की फिक्र होने लगी है, कहीं समर के होशियारी दिखाने के चक्कर में रागिनी की मां की जान खतरे में ना आ जाए। डॉक्टर श्यामलाल ललित से कहता है, जाओ जाकर चेक करो। जैसे ही डॉक्टर ललित आईसीयू का दरवाजा खोलने वाला होता है, झटके से दरवाजा उसकी तरफ से खुल जाता है, जिससे डॉक्टर ललित की नाक पर चोट लगती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। डॉक्टर ललित अपनी नाक से खून पोंछे बगैर पन्नालाल जी से पूछता है, क्या हुआ पन्नालाल जी, क्या समर पेशेंट का इलाज करने में सक्सेस हुआ या नहीं। पन्नालाल जी ललित से कहते हैं, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम खुद नहीं देख सकते। ललित को पन्नालाल जी की बातों और हाव भाव से देखकर लगता है कि समर रागिनी की मां का इलाज नहीं कर पाया था। डॉक्टर श्यामलाल पन्नालाल जी से कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम समर पर भरोसा नहीं कर सकते। ब्रेन सर्जरी करने के लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत होती है। अशोक कोने में खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह रागिनी से कहता है, रागिनी देखा तुमने, अगर तुम्हारा पुराना घर तुम मेरे नाम कर दो तो मैं अभी भी अपने अंकल को तुम्हारी मां का इलाज करने के लिए मना सकता हूँ। रागिनी अपने चेहरे पर निराशा लाकर रोते हुए पन्नालाल जी से पूछती है, क्या समर सच में मेरी मां का इलाज नहीं कर पाया। इससे पहले कि पन्नालाल जी कुछ कहते, डॉक्टर ललित अपने चेहरे पर बनावटी परेशानी के भाव लाते हुए रागिनी से कहता है, अरे बेटा वो लड़का कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने मेरी बात ना मानकर गलती की है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी मां को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी समर अपने हाथ तौलिए से पोंछते हुए आईसीयू के दरवाजे से बाहर आता है और डॉक्टर ललित से कहता है, क्या हुआ डॉक्टर ललित, चेहरे पर इतनी मुस्कान लिए क्यों खड़े हो, कोई लॉटरी लग गई क्या, और ये आपकी नाक से खून कैसे बह रहा है, मैं ठीक करूँ क्या। डॉक्टर ललित समर से कहता है, बकवास बंद करो और शर्त के मुताबिक अभी के अभी मुझसे और मेरे भतीजे अशोक के पैरों में गिरकर माफी मांगो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें माफ कर दूंगा। समर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए ललित से कहता है, मैं भला माफी क्यों मांगू, मैं तो शर्त हारा ही नहीं हूं। समर की ये बात सुनकर डॉक्टर ललित को गुस्सा आ जाता है। वह समर से चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गए हो क्या तुम, शर्त के मुताबिक तुम्हें 1 घंटे में रागिनी की मां को ठीक करना था, जो तुम नहीं कर पाए। समर डॉक्टर ललित से कहता है, किसने कहा कि मैं आंटी जी को ठीक नहीं कर पाया।
इतना कहकर समर आईसीयू के अंदर जाता है और कहता है, आंटी जी चलिए, बाहर चलिए, आपकी बेटी रागिनी आपका इंतजार कर रही है। समर रागिनी की मां का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर लाता है। वो एकदम एक स्वस्थ महिला की तरह दिख रही थी। उन्हें देखकर वहां खड़ा हुआ हर एक शख्स हैरान रह जाता है। डॉक्टर ललित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह अपनी आंखें बंद करके उन्हें रगड़ने लगता है और ये दुआ कर रहा है कि काश उसने खुली आंखों से कोई बुरा सपना ना देख लिया हो, जिसमें समर ने सिर्फ 1 घंटे में रागिनी की मां को ठीक कर दिया था। डॉक्टर ललित ये शर्त किसी भी कीमत पर नहीं हारना चाहता था। वही दूसरी ओर खड़ी रागिनी अपनी मां को गले लगाने के लिए उनकी ओर भागती है। रागिनी अपनी मां को कसकर गले लगाकर रोते हुए कहती है, मां, आप ठीक है ना? आपके बिना मेरा क्या होता? अब प्लीज मुझे इस तरह छोड़कर मत जाना। रागिनी की मां मुस्कुराते हुए रागिनी से कहती है, अरे पगली, मैं अब ठीक हूँ। अब अपने आंसू पोंछो और रोना बंद करो। मैं यही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। समर झूठी खांसी खांसते हुए डॉक्टर ललित का ध्यान अपनी तरफ करता है और उससे कहता है, हम तो कहाँ थे हम? हाँ, शर्त याद है ना आपको? शर्त डॉक्टर ललित। शर्त के मुताबिक हारने पर डॉक्टर ललित को रागिनी और उसकी मां से माफी मांगकर हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर जाना था। डॉक्टर ललित एक टैलेंटेड ब्रेन सर्जन था। उसे जोधपुर में किसी भी हॉस्पिटल में आराम से नौकरी मिल जाती, लेकिन उसे पता था कि अगर वह ये हॉस्पिटल छोड़कर गया तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा होंगे और अगर लोगों को पता चला कि वह समर जैसे साधारण आदमी से एक शर्त में हारा है तो उसकी बदमानी होगी। वो सकपकाते हुए समर से कहता है, अरे रागिनी की मां यहाँ खड़ी है, इसका मतलब ये थोड़े ही ना है कि वह बिल्कुल ही स्वस्थ है। हो सकता है उन्हें आगे चलकर बीमारी हो सकती है। डॉक्टर ललित की यह बात सुनकर रागिनी को गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाते हुए डॉक्टर ललित से कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब मेरी मां ठीक नहीं है? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मेरी मां बिल्कुल ठीक है? थोड़ा तो शर्म करो ललित अंकल। मेरी मां मौत से लड़कर वापस आई है और आप ये कह रहे हैं कि उन्हें बीमारी हो सकती है? इंसानियत और दया नाम की चीज है भी या नहीं आपके अंदर? ब्रेन सर्जरी करते करते खुद का ब्रेन काम करना बंद हो गया है क्या? डॉक्टर ललित रागिनी का गुस्सा देखकर डर जाता है। वह रागिनी से कहता है, अरे अरे बेटा, गुस्सा मत करो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि कुछ दिन और तुम्हारी मां को हॉस्पिटल में रहने दो। अगर इन्हें तब तक कुछ नहीं होता, ये स्वस्थ रहती है, तो मैं अपनी शर्त निभाऊंगा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए अस्पताल छोड़कर चला जाऊंगा। अब रागिनी का गुस्सा उसके काबू में नहीं था। वह डॉक्टर ललित से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। वह डॉक्टर श्यामलाल से कहती है, डॉक्टर श्यामलाल जी, आप तो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और समर और डॉक्टर ललित की शर्त के गवाह भी। समर ने मेरी मां का इलाज 1 घंटे में कर दिया है और शर्त के मुताबिक अब डॉक्टर ललित को इस हॉस्पिटल को छोड़कर जाना पड़ेगा। आप ही कहिए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? डॉक्टर श्यामलाल ने अब तक जो कुछ हुआ वो सब देखा था। वह जानते थे कि डॉक्टर ललित गलत है और शर्त हार चुके हैं, लेकिन वह डॉक्टर ललित को काफी पहले से जानते थे। डॉक्टर ललित पीपल्स हॉस्पिटल में काफी सालों से काम करता आया है और जोधपुर का वन ऑफ द बेस्ट सर्जन है। वो ललित को अपने हॉस्पिटल से नहीं निकलना चाहते थे। डॉक्टर ललित समर से कहते हैं, समर, डॉक्टर ललित यहाँ के बेस्ट सर्जन है, क्या तुम उन्हें माफ करके यह मामला यहीं खत्म कर सकते? समर हंसते हुए डॉक्टर श्यामलाल से कहता है, अरे श्यामलाल जी, आप भी गजब करते हैं। जब डॉक्टर ललित ने मुझसे शर्त लगाई थी, आपने हमारी एक एक बात सुनी थी और अब इन्हें हारते हुए देख भी लिया है। और वैसे भी मैं माफ करने वाला होता कौन हूँ? ये सिर्फ रागिनी के हाथ में है, वो जो कहेगी वही होगा। डॉक्टर श्यामलाल रागिनी की ओर देख उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। रागिनी किसी भी कीमत पर अशोक और डॉक्टर ललित को उसकी मां की सेहत के साथ खिलवाड़ और धोखा करने के लिए माफ नहीं कर सकती थी। वह काफी ज्यादा गुस्से में थी। गुस्से में उसका चेहरा और आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और सीना फूला हुआ दिखाई दे रहा था। वह गुस्से में भी काफी सुंदर दिख रही थी। रागिनी गुस्से में डॉक्टर श्यामलाल से कहती है, डॉक्टर ललित जैसे लोग डॉक्टर के नाम पर कलंक है। हम आम लोग यहाँ इस आस से आते हैं कि डॉक्टर हमारी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ तो ये ललित कुछ और ही कर रहे हैं, हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामलाल रागिनी से कहता है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। रागिनी अपना एक कदम श्यामलाल की ओर बढ़ाते हुए अपनी आवाज तेज कर डॉक्टर श्यामलाल से कहती है, मुझे कोई भरपाई, कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर आपने इस डॉक्टर को अभी के अभी नहीं निकला तो मैं इस बात की तह तक जाऊंगी जिससे आपके हॉस्पिटल और डॉक्टर ललित की भी बदनामी भी होगी। इसलिए अच्छा यही होगा, आप इस इंसान को अभी के अभी अपने हॉस्पिटल से निकाल दीजिए। डॉक्टर श्यामलाल रागिनी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा, इतने बड़े डॉक्टर को अचानक से ऐसे निकलना कोई खेल थोड़ी ना है। इसके लिए हमें एक बोर्ड मीटिंग बैठानी पड़ेगी, फिर हम कोई फैसला ले पाएंगे। समर के पीछे खड़े पन्नालाल जी अब तक इन सभी की बातें गौर से सुन रहे थे। पन्नालाल जी पीपल्स हॉस्पिटल के हेड थे और डॉक्टर श्यामलाल के अच्छे दोस्त भी, लेकिन उन्हें यह देखकर काफी गुस्सा आ रहा था कि डॉक्टर श्यामलाल इतना कुछ हो जाने पर भी डॉक्टर ललित की तरफदारी कर रहे थे। वह डॉक्टर श्यामलाल के पास आकर उनसे कहते हैं, श्यामलाल, तुम तो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो, तुम्हें किसी मीटिंग की क्या जरूरत है? मैं अभी भी यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो इस इंसान को इस हॉस्पिटल से निकल दीजिए, वरना ये आदमी हमारे हॉस्पिटल की बदनामी का कारण बन सकता है। लोग हमारे पास उम्मीद लेकर आते हैं कि हम उनका इलाज करेंगे, बिना उनकी मजबूरी और स्थिति का फायदा उठाए। अगर यह इंसान यहाँ रहा तो लोगों का इस हॉस्पिटल से विश्वास उठ जाएगा। पन्नालाल जी की बातें सुनकर डॉक्टर श्यामलाल उनसे कहते हैं, पर पन्नालाल जी, मैं। इससे पहले कि डॉक्टर श्यामलाल अपनी बात पूरी कर पाते, पन्नालाल जी गुस्से में उनसे कहते हैं, पर वर कुछ नहीं,
अगर तुमने डॉक्टर ललित को अभी के अभी इस हॉस्पिटल से नहीं निकाला तो मैं ये हॉस्पिटल और अपनी जॉब छोड़कर चला जाऊंगा, उसके बाद मेरा इस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पन्नालाल जी की यह बात सुनकर डॉक्टर श्यामलाल के होश उड़ जाते हैं। पन्नालाल जी जोधपुर में सबसे अधिक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्हीं की वजह से दुनिया के बड़े बड़े लोगों का पीपल्स हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था। उन्हीं की वजह से लोग इस हॉस्पिटल को जोधपुर का बेस्ट हॉस्पिटल मानते थे। अगर वो इस हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं तो पीपल्स हॉस्पिटल को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। डॉक्टर श्यामलाल इतना बड़ा रिस्क किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते थे, चाहे उन्हें डॉक्टर ललित को निकालना ही क्यों ना पड़े। डॉक्टर श्यामलाल एक लंबी सांस लेते हैं और डॉक्टर ललित से कहते हैं, सॉरी डॉक्टर ललित, लेकिन तुम समर के साथ लगाई हुई शर्त हारे हो और अब तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है। डॉक्टर ललित अब तक यही सोच रहा था कि डॉक्टर श्यामलाल उसे किसी भी कीमत पर इस हॉस्पिटल को छोड़ने को नहीं कहेंगे, लेकिन डॉक्टर श्यामलाल की यह बात सुनकर ललित को धक्का लगता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वह डॉक्टर श्यामलाल से कहता है, सर, मैंने इस हॉस्पिटल में सालों से काम किया है, आप इन लोगों के कहने पर कैसे मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं। डॉक्टर श्यामलाल ललित से कहते हैं, बात छोटी नहीं है डॉक्टर ललित, हमारे लिए हमारे पेशेंट का स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। लोग हमें भगवान का दर्जा देकर हमसे उम्मीद लगाए यहाँ आते हैं कि हम उन्हें ठीक करेंगे, लेकिन तुमने उनकी उम्मीद पर ठेस पहुंचाई है। हमारे लिए हमारी मेडिकल स्किल्स से भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे मेडिकल एथिक्स है। आई एम सॉरी, लेकिन अब तुम इस हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते। डॉक्टर श्यामलाल की यह बात सुनकर ललित का चेहरा मुरझा जाता है। वह जानता था कि डॉक्टर श्यामलाल की बातें एक पत्थर की लकीर जैसी होती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अपने अंकल का उदास चेहरा देखकर अशोक डॉक्टर श्यामलाल की ओर देखकर कहता है, कैसा बेहुदा हॉस्पिटल है ये। मेरे चाचा जी इस शहर के बेस्ट ब्रेन सर्जन हैं, इनको कभी भी कोई भी हॉस्पिटल जॉब पर रख लेगा। इन्हें निकालकर आपके हॉस्पिटल का नुकसान है, हमारा नहीं। अशोक की यह बात सुनकर डॉक्टर ललित को गुस्सा आता है। वो अशोक के गाल पर करार थप्पड़ मारकर कहते हैं, बदतमीज, तुम बिल्कुल चुप रहो। डॉक्टर ललित अपने भतीजे के गाल पर इतना जोर का चांटा मारता है कि उसकी गूंज पूरे हॉस्पिटल में सुनाई देती है। वह अपना गाल सहलाते हुए अपने चाचा से पूछता है, चाचा जी, आपने मुझे चांटा क्यों मारा, मैंने क्या गलत कहा। जैसे ही डॉक्टर ललित अपने भतीजे अशोक को करारा थप्पड़ मारता है, अशोक उससे पूछता है, चाचा जी, आपने मुझे चांटा क्यों मारा। डॉक्टर ललित अशोक से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी ही वजह से आज मैं अपनी नौकरी खो चुका हूँ और नौकरी खोने के साथ साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लगी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अशोक डॉक्टर ललित से कहता है, लेकिन मैंने क्या किया है। मैंने तो वादा किया था आपसे कि रागिनी के पुराने घर को हड़प लेने के बाद अतिक्रमण के जो पैसे सरकार हमें देगी हम उसका आधा आधा हिस्सा करेंगे। अशोक की यह बात सुनकर डॉक्टर ललित काफी गुस्सा हो जाता है। अशोक ने खुद का भांडा अब सबके सामने फोड़ दिया था। डॉक्टर ललित अशोक की ओर बढ़कर उसे तेज आवाज में कहता है, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा बेवकूफ। इतना कहकर डॉक्टर ललित अशोक की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ता है। अशोक डॉक्टर ललित का गुस्सा देखकर वहां से भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, देखो देखो, ब्रेन सर्जरी डिपार्टमेंट के इतने बड़े सर्जन पगला गए हैं और मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, प्लीज मुझे बचाओ। डॉक्टर ललित और अशोक को वहां से इस तरह भागते हुए देखकर समर के चेहरे पर हंसी आ जाती है। डॉक्टर श्यामलाल समर से कहते हैं, माफ करना समर, मुझे नहीं पता था मेरे हॉस्पिटल में ऐसे नीच लोग भी काम कर रहे थे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। समर डॉक्टर श्यामलाल से कहता है, अरे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने डॉक्टर ललित को यहाँ से निकालकर इस बात का सबूत दिया है कि आप रूल्स, रेगुलेशन और मेडिकल एथिक्स के प्रति काफी समर्पित है। मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा। डॉक्टर श्यामलाल समर को धन्यवाद करते हुए पन्नालाल जी से कहते हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी पन्नालाल जी, आपने हीरा चुना है। इतनी कम उम्र में भी यह लड़का बड़े बड़े लोगों को मान दे सकता है, तो सोचो आने वाले कुछ सालों में ये लड़का क्या करेगा। कुछ ही सालों में जोधपुर का बच्चा बच्चा इसे पहचानेगा। डॉक्टर श्यामलाल समर के कंधे पर उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, वेरी गुड समर, गुड जॉब, कीप इट अप। समर भी मुस्कुराते हुए डॉक्टर श्यामलाल को कहता है, यू आर काइंड मैन डॉक्टर श्यामलाल, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। इतना कहकर समर की नज़र पास ही खड़ी रागिनी पर पड़ती है। रागिनी समर को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगर समर ना होता तो ना ही आज उसकी मां शायद ठीक ना हो पाती और ना ही उसे अशोक और डॉक्टर ललित के असली चेहरे के बारे में पता चलता। रागिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह समर का धन्यवाद किस तरह से करें। रागिनी समर को गले लगाकर उससे कहती है, थैंक गॉड समर, तुम जल्दी ही यहाँ आ गए थे, वरना मेरा क्या होता। इतना कहते वक्त रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर रागिनी के आंसू पोंछते हुए उसे कहता है, अरे रागिनी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता था क्या। रागिनी समर की तरफ मुस्कुराकर कहती है, मैं और मेरी माँ हमारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। रागिनी की माँ मुस्कुराते हुए समर के पैर छूते हुए कहती है, तुम हमारे लिए फरिश्ते हो बेटा, तुम ना होते तो आज मेरा और मेरी बेटी का क्या होता। इससे पहले कि रागिनी की माँ के हाथ समर के पैर छूते, समर उनके दोनों हाथ पकड़कर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, अरे आंटी जी, आप तो मुझे ये कहकर शर्मिंदा कर रही है, आप बस अपना ध्यान रखिए और अच्छा खाना खाइए। इतना कहकर समर डॉक्टर श्यामलाल, पन्नालाल जी, रागिनी और उसकी माँ की तरफ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पन्नालाल जी समर को रोकते हुए कहते हैं, रुको बेटा, मैं। इतना कहकर पन्नालाल जी किसी सोच में पड़ जाते हैं और अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाते। समर पन्नालाल जी की हुए बढ़कर उनसे कहता है, प्लीज पन्नालाल जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। पन्नालाल जी समर से कहते हैं, कुछ ही दिनों में मैं एक मेडिकल एक्सचेंज मीटिंग में जा रहा हूँ,
मैं चाहता हूँ तुम भी वहाँ मेरे साथ चलो। समर बिना कुछ सोचे पन्नालाल जी को जवाब देता है, नहीं पन्नालाल जी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसी मीटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम जल्दी ही मिलेंगे। समर का जवाब सुनकर पन्नालाल जी के चेहरे पर निराशा आ जाती है। वह समर से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इस मीटिंग में बहुत ही रेयर जड़ी बूटियों का एग्जीबिशन होने वाला है और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें जड़ी बूटियों में काफ़ी दिलचस्पी है, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। समर जैसे ही पन्नालाल जी के मुंह से यह सुनता है कि वो मीटिंग जड़ी बूटियों के लिए होने वाली है, समर एक्साइटेड होकर पन्नालाल जी से कहता है, अरे आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, मैं उस मीटिंग में ज़रूर आऊँगा। समर की यह बात सुनकर पन्नालाल जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह समर को काफ़ी पसंद करते थे। पन्नालाल जी समर से कहते हैं, हाँ वहाँ काफ़ी बड़े और प्रसिद्ध लोग भी आएंगे, मैं उन सभी से तुम्हारी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। समर पन्नालाल जी से कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पन्नालाल जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं ज़रूर आऊँगा। पन्नालाल जी समर से मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बेटा बुरा ना मानो तो मेरी एक और रिक्वेस्ट थी। समर पन्नालाल जी से कहता है, प्लीज़ पन्नालाल जी कहिए ना। पन्नालाल जी समर से कहते हैं, मेरी बेटी तान्या ने जब से तुम्हें देखा है वह तुम्हारी फ़ैन हो चुकी है, तुम अगर हाँ कहो तो मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर तुम आओगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। समर शर्मा कर मुस्कुराते हुए पन्नालाल जी से कहता है, ठीक है पन्नालाल जी, मैं डिनर पर ज़रूर आऊँगा। रागिनी समर को शर्माते देख उसे चिढ़ाते हुए कहती है, वाह समर, लगता है तुम्हारे चर्चे तो पूरे जोधपुर में है और आज मैंने तुम्हारा टैलेंट भी देख लिया, तो फिर तुम हमारी कंपनी में छोटी मोटी जॉब क्यों रहे हो, तुम्हें तो कोई अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। समर रागिनी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो मिलता है मैं उतने में ही खुश रहने की कोशिश करता हूँ। रागिनी समर से कहती है, अरे क्या बात कर रहे हो, सुना नहीं तुमने, इतने बड़े शख्सियत की बेटी तुम्हारी इतनी बड़ी फ़ैन है। समर शर्माते हुए रागिनी से कहता है, नहीं मुझे पन्नालाल जी की बेटी में कुछ दिलचस्पी नहीं। रागिनी समर से पूछती है, अच्छा तो फिर तुम्हें कैसी लड़कियों में दिलचस्पी है। समर रागिनी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियां पसंद है। रागिनी शर्माते हुए समर से कहती है, ठीक है फिर क्यों ना मैं और तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं। रागिनी समर को पहले से ही पसंद करती थी, लेकिन समर का ये टैलेंट देखकर रागिनी का उसके प्रति प्यार और ज्यादा हो चला था। समर रागिनी की बात सुनकर शर्मा जाता है, लेकिन वह रागिनी से कहता है, ओह मुझे याद आया, मैं अपने पालतू कुत्ते को खाना खिलाना भूल गया हूँ, आई एम सॉरी, मुझे जल्दी ही यहाँ से जाना पड़ेगा। समर इतना कहकर वहां से चला जाता है। जैसे ही समर रास्ते पर चलकर जा रहा था उसे एक कॉल आता है। वह अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर नंबर चेक करता है। वह एक अननोन नंबर था। समर कॉल को रिसीव करके कहता है, हेलो हु इज़ दिस। दूसरी ओर से आवाज़ आती है, हेलो समर, मैं शेखर बोल रहा हूँ। समर शेखर से कहता है, हाँ सर, कहिए कैसे याद किया। शेखर समर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल किया है कि अब तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ चाहो वहाँ मटर गश्ती करो, हमें तुमसे अब कोई मतलब नहीं है। समर शेखर से पूछता है, क्या आप सच में मुझे नौकरी से निकल रहे हो। शेखर समर पर गुस्सा करते हुए कहता है, जब तुम यहाँ से गए थे मैंने तभी तुमसे कहा था कि अगर तुम गए तो तुम्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा। समर हंसते हुए शेखर को जवाब देता है, एक बार और सोच लीजिए, अगर फिर आप हाथ जोड़कर भी मुझे बुलाएंगे तो भी मैं नहीं आऊँगा। शेखर समर पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे तू पागल हो गया है क्या, मैं क्यों तेरे हाथ पैर जोड़ने लगा, लेकिन हाँ अगर तू भविष्य में गिड़गिड़ाकर मुझसे माफ़ी भी मांगेगा तो भी मैं तुझे यह नौकरी वापस नहीं दूंगा। शेखर की यह बात सुनकर समर की जोर से हंसी निकल जाती है। वह शेखर से कहता है, मैं और तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर नौकरी वापस मांगू, ऐसा दिन तो इस जन्म में नहीं आने वाला भाई। इतना कहकर समर कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ शेखर बहुत खुश था। वह कई दिनों से समर को किसी चीज़ में फंसाकर उसे शेखवाद ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहता था, लेकिन अब तक उसकी सारी चाल असफल रही थी। जब समर को रागिनी का कॉल आया था उसे ऑफिस से जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ा और इसी बात का फायदा उठाकर शेखर ने ठान लिया था कि वह आज उसे कंपनी से निकाल देगा। शेखर खुश होकर ईशा के ऑफिस में जाता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। शेखर ईशा के ऑफिस का दरवाजा खटखटाकर ईशा से कहता है, माम क्या आप अभी बिजी है। ईशा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वह लैपटॉप से ध्यान हटाए बगैर शेखर से कहती है, नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। शेखर ईशा के ऑफिस के टेबल के सामने खड़े होकर ईशा से कहता है, मैडम मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। ईशा अपना ध्यान लैपटॉप से हटाकर शेखर की ओर देख उससे पूछती है, कैसी खुशखबरी। शेखर को अब एक सेकंड का भी इंतजार नहीं हो रहा था। वह जल्दी से जल्दी ईशा को यह बात बता देना चाहता था। शेखर टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और ईशा से कहता है, मैडम आपको याद है ना, आपने कुछ दिन पहले मुझे समर पर नज़र रखने को कहा था। ईशा समर का नाम सुनकर शेखर की बात पर गौर करते हुए उसे पूछती है, हाँ तो। शेखर ईशा से कहता है, कई दिन से हम लोग उसे कोई गलती करने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे यहाँ से निकाला जा सके। आज ऑफिस के टाइम पर वह अपना सारा काम छोड़कर मुझसे बहस करके ऑफिस से कहीं चला गया और इस बात का गवाह सेल्स डिपार्टमेंट के हर एक कर्मचारी है और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया है। ये कहते वक्त शेखर के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। शेखर की यह बात सुनकर ईशा गुस्से में आ जाती है। वह अपनी कुर्सी से खड़े होकर शेखर पर चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुमने मुझसे पूछे बगैर उसे कैसे कंपनी से निकलने को सोचा। जाओ अभी के अभी उसे कॉल करो और काम पर आने को कहो। शेखर ईशा का गुस्सा देख अपनी कुर्सी से फटाक से खड़ा होकर कहता है, लेकिन मैडम आपने ही।
इससे पहले कि शेखर अपना वाक्य पूरा करता, ईशा चिल्लाते हुए उसे कहती है, लेकिन वेकीम कुछ नहीं, जाओ अभी के अभी उसे काम पर बुलाओ। दूसरी तरफ रागिनी की मां का इलाज करने के बाद समर हॉस्पिटल से पैदल ही अपने की तरफ घर जा रहा था। उसे पैदल चलते चलते हुए आधा घंटा हो चुका था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और रागिनी की मां को ठीक करने के लिए वह अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर चुका था। समर काफी भूखा था। वह अपने लाल चौक वाले घर की तरफ बढ़ता है। लाल चौक में उसे अपनापन लगता था। वह जल्द ही लाल चौक के फेमस गोपाल की दुकान पर जाकर चाट और गोलगप्पे खाना चाहता था। कुछ ही देर में वह गोपाल चाट हाउस पहुंच जाता है। जैसे ही वह पहुंचता है, वह देखता है कि गोपाल की दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, शॉप इज क्लोज्ड। गोपाल अंकल कभी भी अपनी दुकान इस तरह से दिन में बंद नहीं रखते थे। वह दुकान का गेट खोलकर अंदर चले जाता है। तभी समर को एक आवाज़ सुनाई देती है, कौन हो तुम और अंदर कैसे घुसे जा रहे हो? दुकान के बाहर लगा बोर्ड नहीं देखा क्या तुमने? यह आवाज़ गंभीर तो थी, लेकिन आवाज़ में इतना जादू मानो यह आवाज़ किसी से भी दुनिया की कोई नामुमकिन चीज़ भी करवा ले। जैसे समर पलटकर देखता है, उसके सामने उसे रुद्र दिखता है। वही रुद्र जो उसे ललित हाउस के पास वाले ब्रिज पर मिला था। जब इन दोनों की मुलाकात ब्रिज पर हुई थी, तब रुद्र ने अपने चेहरे पर मास्क और सर पर टोपी पहनी हुई थी, लेकिन समर रुद्र को उसकी गहरी काली आंखों और आवाज से पहचान गया था। समर रुद्र को गोपाल अंकल की दुकान पर देखकर काफी नाखुश था। समर रुद्र से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये दुकान बंद क्यों है और गोपाल अंकल कहाँ है? रुद्र समर की ओर देख उसे कहता है, गोपाल अंकल यहाँ नहीं है और इस दुकान का रेनोवेशन चल रहा है। ये दुकान 2 दिन बाद खुलेगी। समर दुकान को अच्छी तरह देखता है। वहाँ कोई रेनोवेशन नहीं चल रहा था। सारी चीजें और बर्तन अपनी जगह पर ही थे। समर रुद्र से पूछता है, गोपाल अंकल ऐसे कहीं नहीं जाते? कहीं तुमने उनकी दुकान हड़प कर उन्हें भगा तो नहीं दिया? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र समर को जवाब देता है, रिलैक्स, हमने उन्हें कहीं नहीं भगाया, मैंने ये दुकान उनसे खरीदी है। समर रुद्र की यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह रुद्र से कहता है, गोपाल अंकल के लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता जितनी ये दुकान रखती थी। ये दुकान उनके परदादा की है। तुम झूठ बोल रहे हो। वो ये दुकान किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते। ये दुकान उनके दिल के काफी करीब है। तभी दुकान के अंदर स्टोर रूम से आवाज आती है, ये दुकान हमारे बॉस ने तुम्हारे गोपाल अंकल से इस दुकान की 5 गुना कीमत देकर खरीदी है। और पैसा एक ऐसी चीज है कि इंसान उसे लिए दुकान क्या, इंसान अपने शरीर के अंग भी बेच सकता है। समर को अंदर से 3 लोग आते दिखाई देते हैं। उनमें से एक वही लंबे बालों वाला आदमी था जिसका नाम आयुष था। लंबे बालों वाले आदमी के साथ गरिमा था और उसके दाहिनी तरफ हल्क की तरह दिखने वाला प्रत्युष खड़ा था। आयुष की आंखों में समर के लिए गुस्सा झलक रहा था। कुछ ही दिन पहले ब्रिज पर जब समर और आयुष की तू मैं हुई थी, रुद्र ने ही आयुष को समर को मारने से रोका था। उसकी आंखों से साफ दिख रहा कि वह अभी के अभी समर को मार देना चाहता था। समर ने गरुड़ सेना के साथ युद्ध में ऐसे कई लोग देखे थे। उसे आंखों से ही लोगों के हाव भाव अच्छी तरह पढ़ना आता था। रुद्र भी जानता था कि आयुष और उसके बाकी साथी समर को कतई पसंद नहीं करते थे। रुद्र वहां का माहौल ठंडा करने की कोशिश करता है। रुद्र अपने काउंटर के ड्रावर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर समर को बताते हुए कहता है, ये देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने गोपाल अंकल से ये दुकान कितने पैसों में खरीदी है। समर रुद्र से वह डॉक्यूमेंट्स लेकर उन्हें चेक करने लगता है। वह उन पेपर्स में देखता है कि रुद्र ने वाकई में गोपाल अंकल को काफी मोटी रकम देकर ये दुकान अपने नाम करवाई है। इतनी बड़ी रकम की गोपाल अंकल बिना कुछ कमाए उन पैसों से अपनी सारी उम्र आराम से बिता सकते थे। रुद्र अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए समर से पूछता है, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैंने ये दुकान खरीदी है, चीनी नहीं? समर रुद्र से कहता है, हाँ मुझे विश्वास हो गया है। सॉरी। रुद्र हल्के से हंसते हुए समर से कहता है, इट्स ओके। आयुष अपनी गंभीर आवाज में समर से कहता है, चलो, अब तुम्हें विश्वास हो गया है कि ये दुकान बॉस ने खरीदी है, तो अब चले जाओ यहाँ से। समर हंसते हुए आयुष से कहता है, अरे भाई, मैं क्यों जाऊं? मैं तो यहाँ चाट खाने आया था और इस दुकान का रेगुलर कस्टमर रहा हूँ। क्या तुम इस दुकान का एक लॉयल कस्टमर होना चाहते हो? रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए समर से कहता है, ठीक है कस्टमर साहब, आप टेबल पर बैठिए, हम 2 मिनट में आपके लिए चाट बनाकर ले आते हैं। इतना कहकर रुद्र अपने तीनों साथियों की तरफ इशारा कर उन्हें चाट बनाने को कहता है। वह तीनों अपने बॉस का हुक्म टाल नहीं सकते थे। वह वहां से बिना कुछ कहे अंदर किचन में चले जाते हैं। कुछ ही देर में चाट तैयार हो चुका था। प्रत्युष चाट की प्लेट रुद्र के हाथों में दे देता है और कहता है, बॉस, इसमें बस टॉपिंग्स करनी बाकी है। रुद्र पास वाली टेबल पर चाट की प्लेट रखता है और ड्रावर में से एक चाकू निकालकर उसे हवा में उछालकर बिना उसे देखे अपने हाथ में पकड़कर जल्दी जल्दी धनिया पत्ती काटने लगता है। जिस अंदाज में उसने चाकू पकड़ा हुआ था, समर समझ चुका था कि रुद्र को चाकू छुरी चलाने का बहुत ज्ञान है। कुछ ही देर में रुद्र समर की टेबल पर चाट की कटोरी रख उसे कहता है, लीजिए कस्टमर साहब, आपका चाट बनकर तैयार है। वह चाट दिखने से ही इतना लजीज लग रहा था कि समर उसे कुछ सेकंड्स तक सिर्फ देख ही रहा था। समर को ऐसे देख रुद्र समर से कहता है, अरे खा लो भाई, हमने उसमें कोई जहर नहीं डाला है। समर मुस्कुराते हुए रुद्र से कहता है, अगर तुमने इसमें जहर भी डाला होता तो भी मैं खा लेता। देखने से ही यह इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना मजे का होगा। इतना कहकर समर चम्मच से चाट टेस्ट करता है और पास ही खड़ा रुद्र से कहता है, बहुत ही स्वादिष्ट है। इतनी टेस्टी चाट तो गोपाल अंकल भी नहीं बना पाते थे। रुद्र समर की और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, थैंक यू। समर चाट खाते खाते रुद्र से कहता है, तुम तो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हो। तुम में इसके लिए काफी टैलेंट है, लेकिन दुख की बात है कि तुम असल में एक गुंडे हो।
समर की इस बात को सुनकर रुद्र के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है। इतने में ही गोपाल चाट सेंटर के दरवाजे पर आकाश सिंह आकर समर से कहता है, समर भैया, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। आकाश सिंह को देखकर रुद्र अपने चेहरे का गुस्सा छुपा लेता है और आकाश सिंह से कहता है, वेलकम टू द न्यू डिलिशियस चैट सेंटर। आकाश सिंह रुद्र से कहता है, अच्छा तो आपने गोपाल अंकल से यह रेस्टोरेंट खरीदा है? इससे पहले कि रुद्र कुछ कहता, समर आकाश सिंह से पूछता है, हाय हेलो बाद में करना, पहले ये बताओ इतना घबराए हुए क्यों हो? आकाश सिंह समर से कहता है, बात सपना की है भैया, सपना खतरे में है। सपना के खतरे में होने की बात सुनकर समर खाना बंद कर देता है और उसके चेहरे पर अब तक जो शांत भाव थे वह तेज गुस्से में बदल चुके थे। उसका चेहरा लाल हो चुका था। सपना समर के दोस्त रवि की बहन थी। अपने दोस्त के युद्ध में शहीद हो जाने के बाद समर ने कसम खाई थी कि वह सपना का अच्छे से ख्याल रखेगा। समर हर परिस्थिति को शांति से हैंडल करना जानता था, लेकिन सपना पर कोई मुसीबत आए यह उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। रुद्र भी समर के चेहरे के बदले हुए भाव को बड़े गौर से देख रहा था। समर तेज आवाज में आकाश सिंह से पूछता है, क्या हुआ उसे? अभी तो स्कूल टाइम है ना, वह तो स्कूल में होंगी, भला वहां उस पर कैसी मुसीबत आ सकती? आकाश सिंह समर से कहता है, नहीं भैया, आज स्कूल का हाफ डे था और सपना अपने स्कूल के कुछ बदमाश बच्चों के साथ ब्लू मून क्लब में गई है। मुझे डर है कि वह बदमाश लोग कहीं सपना के साथ कोई नीची हरकत ना कर दे। समर आकाश सिंह से पूछता है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? आकाश सिंह समर से कहता है, भैया आप ही ने कहा था ना कि मैं सपना पर नजर रखूं कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसीलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को सपना के स्कूल के बाहर उस पर नजर रखने को कहा था। मेरे दोस्तों ने ही मुझे बताया कि सपना कुछ देर पहले उन बदमाश बच्चों के साथ ब्लू मून क्लब की ओर निकल गई है। समर आकाश सिंह से कहता है, चलो अभी के अभी मुझे ब्लू मून क्लब ले चलो। ब्लू मून क्लब जोधपुर के बाहरी हिस्से में स्थित था। वहां बड़े लोगों की बिगड़ी औलादें मौज मस्ती करने के लिए आया करती थी। समर को किसी भी तरह से सपना की रक्षा कर उसे वहां से वापस घर लाना था। समर अपनी चाट खत्म किए बिना टेबल से उठ खड़ा होता है और अपनी जेब से रुद्र को चाट के पैसे निकाल कर देने लगता है। रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाकर समर से कहता है, तुम अभी जाओ, अपना काम करके आओ, आज की यह चाट मेरी तरफ से समझो। समर रुद्र को थैंक यू कहता है और वहां से आकाश सिंह के साथ उसकी बाइक पर ब्लू मून की ओर निकल जाता है। रुद्र के बाकी 3 साथी भी वही खड़े ये सब देख रहे थे। आयुष रुद्र के पास आता है और उससे कहता है, बॉस, हमारी पिछली और आज की मुलाकात के बाद मुझे लगता है यह आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है। गुस्सा देख रहे थे आप उसके चेहरे पर, लग रहा था अभी के अभी 4-5 लोगों को एक साथ मार गिराएगा। रुद्र अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए आयुष से कहता है, हाँ सही कहा, यह कोई मामूली आदमी नहीं है, इसका पता तो मुझे ब्रिज पर हुई पहली मुलाकात में ही चल गया था। आयुष रुद्र से कहता है, बॉस, अगर इसे हमारी असली सच्चाई के बारे में पता चल गया तो? रुद्र आयुष से कहता है, उसकी फिक्र मत करो, उसे कभी हमारी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा। जब तक वो हमारे धंधे और निजी जिंदगी से दूर रहता है तब तक कुछ गलत नहीं होगा, और अगर हुआ तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन एक बात है, इस इंसान की शख्सियत काफी दिलचस्प है, ये हमें बोर नहीं होने देगा। इतना कहकर रुद्र और उसके साथी हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ ही देर में समर और आकाश सिंह ब्लू मून क्लब पहुंचते हैं। ब्लू मून क्लब डेविल्स डे से कम फेमस था, लेकिन दोनों क्लब का क्राउड काफी अलग अलग था। डेविल्स डे में काफी पावरफुल और अमीर लोग जाते थे और ब्लू मून क्लब में उनके बच्चे अपनी अमीरी दिखाकर लड़कियों को इम्प्रेस करने आया करते थे। जैसे ही समर और आकाश सिंह ब्लू मून क्लब के मेन गेट पर जाते हैं, वहां का सिक्योरिटी गार्ड आकाश सिंह से कहता है, आकाश भैया, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। अभी कुछ देर पहले ही सपना अपनी सहेली मधुरिमा और उन बदमाश बच्चों के साथ अंदर एक प्राइवेट रूम में बैठी हुई है। उन लोगों के साथ अमन सक्सेना भी है। आकाश सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड आकाश से कहता है, क्या भैया, आप कैसी बात करते हो? आप मुझे सालों से जानते हैं, मैं आपको भाई कहकर बुलाता हूँ, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? समर आकाश से पूछता है, अब ये मधुरिमा कौन है? आकाश सिंह समर से कहता है, मधुरिमा सपना के स्कूल के प्रिंसिपल की लड़की है। वह दोनों काफी अच्छे दोस्त है, यहाँ तक कि वह मार्शल आर्ट्स में भी निपुण है। समर आकाश सिंह से पूछता है, अगर उसे मार्शल आर्ट्स की समझ है तो फिर तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वह खुद बदमाश लोगों से खुद को और सपना को बचा लेगी। समर की बात सुनकर ब्लू मून क्लब का सिक्योरिटी गार्ड समर और आकाश से कहता है, नहीं भैया, उन लोगों के साथ अमन सक्सेना भी है, जो कि इस क्लब का कुख्यात गुंडा है और उसके पिताजी धर्मा एसोसिएशन के सदस्य भी है। समर धर्मा एसोसिएशन का नाम सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड अपनी बात आगे बढ़ाते हुए समर से कहता है, धर्मा एसोसिएशन में इतने पावरफुल लोग हैं कि उन लोगों से जोधपुर का हर एक शख्स डरता है, चाहे वह कितना भी पावरफुल और अमीर क्यों ना हो। समर ब्लू मून के क्लब के सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ सपना, उसकी दोस्त और किसी भी लड़की को किसी से कोई खतरा नहीं है। इतना कहकर समर ब्लू मून क्लब के अंदर घुस जाता है। समर को इस तरह अंदर जाता देख सिक्योरिटी गार्ड आकाश सिंह से पूछता है, आकाश भैया, ये कौन आदमी है जो इतनी धाक से अंदर जा रहा है? समझता क्या है खुद को? आकाश सिंह सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे भाई, तू मरवाएगा क्या? मेरे सामने तो ऐसा बोल दिया, उनके सामने कभी ऐसा मत बोल देना। ये वो शख्स है जिससे गोल्डी बाबा भी डरता है। जब ब्लू मून क्लब का सिक्योरिटी गार्ड आकाश सिंह से पूछता है कि समर कौन है, तब आकाश सिंह उससे कहता है, अरे चुप रहो,
वह समर भैया है, वही समर भैया जिन्होंने गोल्डी दादा और उनके आदमियों को मारा था। ब्लू मून क्लब के सिक्योरिटी गार्ड ने पहले भी समर का नाम सुना था। वह मन ही मन सोचता है कि लगता है आज तो ब्लू मून क्लब में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, बड़ा मजा आएगा। ब्लू रूम क्लब के अंदर एक प्राइवेट रूम था जिसमें सपना अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके बाकी सारे दोस्तों ने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सपना फिर भी उन लोगों से हटकर देख रही थी। उसकी त्वचा एकदम कोमल थी, होंठ गुलाब की पत्तियों की तरह मुलायम और उसके बाल उसकी कमर को छू रहे थे। वह दिखने में एकदम जैस्मिन के फूल की तरह नजर आ रही थी। सपना के सामने बैठा एक लड़का जिसका कद लंबा था और उसने गले में सोने की मोटी सी चैन पहनी हुई थी। वह मुस्कुराते हुए सपना से कहता है, सपना, आज तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मधुरिमा का बर्थडे है, तुम्हें आज तो एक बियर पीनी ही पड़ेगी। उस लड़के के पास बैठी एक छोटे कद की लड़की, जिसके बाल कंधे तक आ रहे थे, उसने अपने बाल गुलाबी रंग में रंगे हुए थे। वह उस लड़के की बातों का साथ देते हुए सपना से कहती है, हाँ प्लीज सपना, यहाँ क्लास की मॉनिटर ना बनो, यहाँ तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। सपना के लेफ्ट साइड बैठी मधुरिमा, जिसका आज बर्थडे था, वह काफी नशे में थी। मधुरिमा एक बियर उठाकर सपना की तरफ बढ़ाते हुए सपना से कहती है, सपना, आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, चलो जल्दी से पियो। सपना मधुरिमा और उसके बाकी सारे दोस्तों से कहती है, नहीं प्लीज, मैं पीना नहीं चाहती, मुझे फोर्स मत कीजिए, क्या हम अब घर जा सकते हैं। मधुरिमा सपना से कहती है, नहीं, अभी नहीं, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है, देखो फालतू नखरे मत करो, जल्दी से इसे खत्म करो, फिर हम लोग डांस फ्लोर पर चलेंगे। इतने में ही विकास राजपूत मधुरिमा से हंसते हुए कहता है, अरे, उसने कहा ना उसे नहीं पीनी, तो फिर तुम लोग क्यों उसे फोर्स कर रहे हो। इतना कहकर विकास राजपूत मधुरिमा के हाथ से बियर छीन लेता है और एक ही सांस में पूरी बियर की बोतल खत्म कर देता है। सपना मुस्कुराते हुए विकास राजपूत को कहती है, थैंक यू विकास जी, मुझे समझने के लिए। विकास राजपूत सपना के बाजू वाली सीट पर बैठ जाता है और उससे कहता है, प्लीज मुझे विकास कहो। मधुरिमा विकास राजपूत की तरफ मुंह मोड़ते हुए उसे कहती है, विकास, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ना, तुम सपना पर लाइन ना मारो, और आज मेरा बर्थडे है तो सपना को तो पीना ही पड़ेगा। विकास राजपूत मधुरिमा से हंसते हुए कहता है, अरे मैं सपना पर लाइन थोड़े ना मार रहा हूँ, अब उसे नहीं पीना है तो बेमतलब क्यों जबरदस्ती करना। मधुरिमा के पास बैठी गुलाबी बालों वाली लड़की, जिसका का नाम उर्वी था, उर्वी भी विकास राजपूत का साथ देते हुए मधुरिमा से कहती है, हाँ, विकास सही बोल रहा है, अगर सपना को बियर नहीं पीनी तो उसे फोर्स मत करो, मेरे पास एक सॉफ्ट ड्रिंक है, सपना वह पिएगी। उर्वी हमेशा क्लास में सपना का मजाक उड़ाती थी, हमेशा लोगों से उसकी चुगली किया करती थी। आज जब उर्वी ने सपना का पक्ष लिया, सपना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उर्वी का उसके प्रति बर्ताव कैसे चेंज हो गया है, लेकिन उसे उर्वी का ये रूप देखकर अच्छा लगा था। यह उर्वी से मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग उर्वी, हाँ मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी सकती हूँ। इतना सुनकर उर्वी अपने पर्स में से एक बोतल निकलती है, उस बोतल में ब्लू कलर की एक ड्रिंक थी जिसका पानी चमक रहा था। उसने वह ड्रिंक रूस से मंगवाई थी। दरअसल वह कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं थी, उस ड्रिंक में इतना नशा था कि अगर इंसान उसका सिर्फ आधा गिलास पी ले तो उसे भयंकर नशा हो जाएंगे। सपना को वह ड्रिंक पिलाने की उर्वी और विकास राजपूत की एक सोची समझी चाल थी। उर्वी सपना का मजाक बनते देखना चाहती थी और विकास राजपूत सपना का नशे में होने का फायदा उठाना चाहता था। उर्वी वह ड्रिंक निकालकर एक कांच के ग्लास में डालती है और सपना को पीने के लिए कहती है। जैसे ही सपना उस ड्रिंक का एक सिप लेने वाली थी, मधुरिमा उसे रोक देती है। विकास राजपूत करीबन एक महीने से मधुरिमा के बर्थडे का इंतजार कर रहा था ताकि वह सपना को नशा करवा के उसका फायदा उठा सके, इसलिए आज ब्लू मून क्लब में मधुरिमा की बर्थडे पार्टी के लिए प्राइवेट रूम बुक करने का खर्चा भी उसी ने किया था। जब मधुरिमा उसे रोकती है, विकास को मन ही मन गुस्सा आ जाता है। आज वह किसी भी कीमत पर सपना को नशे में लाकर उसका फायदा उठाना चाहता था। वह मधुरिमा से कहता है, अरे तुम मुझे रोक क्यों रही हो, हम तो सपना को सॉफ्ट ड्रिंक ही पिला रहे हैं, शराब थोड़ी ना। मधुरिमा ये बात सुनकर विकास का हाथ जोर से पकड़ती है और उसे जोर का मुक्का मार देती है। मधुरिमा एक मार्शियल आर्ट्स की स्टूडेंट थी, उसका धीरे से मारा हुआ मुक्का भी किसी भी शख्स को चोट पहुंचा सकता था और मधुरिमा हल्के से नशे में भी थी। मधुरिमा का विकास को इस तरह मुक्का मारते देख विकास राजपूत का दोस्त अभिनव, जो कि सपना के स्कूल की फुटबॉल टीम का कप्तान था, मधुरिमा से कहता है, आज तुम्हारा मुंह और हाथ दोनों ज्यादा तेज नहीं चल रहे। विकास राजपूत आज सपना के करीब आने और उसका फायदा उठाने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। वह अपने दोस्त अभिनव को रोकते हुए कहता है, अरे भाई चुप कर, आज उसका बर्थडे है, उसे जो चाहे करने दे। मधुरिमा अभिनव की बातों का जवाब देते हुए कहती है, हाथ तो मेरे चलते ही है, और वो भी तुम दोनों लड़कों से ज्यादा। कभी मार्शियल आर्ट्स क्लब में आओ, शायद मैं तुम्हें थोड़ा लड़ना सिखा दूं। मधुरिमा की यह बात सुनकर अभिनव और विकास को गुस्सा आ जाता है। माहौल गर्म देखकर सपना मधुरिमा की बात काटते हुए कहती है, अरे मधु, सॉफ्ट ड्रिंक ही तो है, तूने रोका क्यों, पीने देना मुझे। मधुरिमा मुस्कुराते हुए सपना से कहती है, अरे बहन, मैंने इन्हें इसलिए रोका था क्योंकि कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम दोनों ये ड्रिंक साथ ही पेंगे। मधुरिमा की यह बात सुनकर विकास राजपूत के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। वह मन ही मन सोचा है, वाह, मैंने तो इस ड्रिंक का इंतजाम सिर्फ सपना के लिए किया था, लेकिन अब लगता है मधुरिमा भी हमारे साथ ही रात गुजारने वाली है।
इतना कहकर मधुरिमा अपने गिलास में भी सॉफ्ट ड्रिंक डालकर सपना को उसका गिलास थमा देती है और चीयर्स कहकर पूरा गिलास एक ही घुट में खत्म कर देती है। सपना उसके देखकर हंसने लगती है और अपना सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास भी खत्म कर डालती है। विकास मधुरिमा और सपना को अपनी रूस से मंगाई हुई शराब पीते देख बहुत खुश होता है और उनसे कहता है, मैं अभी वॉशरूम से आया। इतना कहकर वह प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर एक कॉल करता है और कॉल पर कहता है, हाँ दिनू भैया, आज एक रूम मेरे नाम से बुक कर देना और वहाँ कुछ दवाइयाँ भी रख देना, मैं कुछ ही देर में आऊँगा अपने साथ एक लड़की को लेकर। इतना कहकर वह कॉल कट कर देता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। जैसे ही वह कॉल कट करके वापस प्राइवेट रूम की ओर बढ़ता है, समर उसे रोकते हुए पूछता है, भाई ये प्राइवेट रूम किधर है? विकास राजपूत समर से बदतमीजी से बात करते हुए कहता है, दिखाई नहीं देता? बोर्ड लगा तो है। वही अंदर बैठे हुआ अभिनव विकास राजपूत से कहता है, भैया बाहर क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? अंदर आइए ना, चलिए बियर पीना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि विकास अभिनव से कुछ कहता, सपना समर को देखकर उसके पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? विकास जैसे ही सपना को समर का हाथ पकड़ते हुए देखता है, आग बबूला हो जाता है। वह सोच रहा था कि यह कौन है जिसे सपना देखकर इतनी खुश है, और यहाँ तक कि उसने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ है। समर सपना से मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता चला कि तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ आए हो, बस मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए तुम्हें देखने चला आया। समर को इस तरह अपनी फिक्र करते देख सपना बहुत खुश होती है। वह समर को गले लगाकर कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। आइए बैठिए, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। विकास राजपूत का गुस्सा अब बढ़ चला था। वह किसी भी कीमत पर अपना प्लान फेल नहीं होने देना चाहता था। विकास सपना से पूछता है, ये कौन है और हमारी प्राइवेट बर्थडे पार्टी में क्या कर रहा है? सपना मुस्कुराते हुए विकास को जवाब देती है, यह मेरे दोस्त है, मेरे घर के पास ही रहते हैं। मैं इन्हें समर भैया कहकर बुलाती हूँ। सपना के मुंह से समर के लिए भैया शब्द सुनकर विकास राजपूत का गुस्सा थोड़ा काम होता है। वह अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाए समर से कहता है, अरे समर जी प्लीज बैठिए। मधुरिमा समर को देख सपना से कहती है, सपना बड़ी छुपी रुस्तम हो तुम। तुम्हारे इतने हैंडसम भैया के बारे में तुमने अब तक मुझे बताया नहीं। सपना समर को अपनी दोस्त मधुरिमा से परिचित करवाते हुए कहती है, भैया इससे मिलिए, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आज इसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। समर मधुरिमा की तरफ उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मधुरिमा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मधुरिमा समर को थैंक यू कहकर अपने पास पड़ी बियर का ढक्कन खोलकर उसे पीने लगती है। सपना समर के साथ सोफे पर बैठ जाती है। विकास जानता था कि अगर समर ज्यादा देर उन लोगों के साथ रहा तो वह उसका प्लान समझ जाएगा, इसलिए विकास चाहता था कि वह समर को भी शराब पिलाकर उसे नशे में कर दे। वह सोच रहा था कि समर शराब पीकर या तो ब्लैकआउट हो जाएगा, या फिर अगर उसने उलझने के बारे में सोचा तो उसे मारना काफी आसान हो जाएगा। विकास समर से मुस्कुराते हुए कहता है, भैया बताइए क्या पिएंगे आप? समर विकास से कहता है, भाई बर्थडे मधुरिमा का है, वह जो कहेंगी हम पी लेंगे। मधुरिमा समर की बातें सुनकर शर्मा जाती है और वेटर को विस्की की 2 बोतल लाने को कहती है। कुछ ही देर में वेटर विस्की की 2 बोतल ले आता है और वहां बैठे सभी लोगों के गिलास में विस्की के पैक्स बना देता है। मधुरिमा सपना को भी पीने के लिए कहती है, लेकिन सपना मना कर देती है। विकास जानता था कि कुछ ही देर में सपना को उसकी पिलाई हुई ड्रिंक का गहरा नशा चढ़ जाएगा, इसलिए वह सपना को पीने के लिए फोर्स नहीं करता। वहां बैठे सभी लोग अपना अपना गिलास उठाकर चीयर्स कहते हुए विस्की पीने लगते हैं। विस्की पीने का सिलसिला यूं ही कुछ देर चलता रहा। कुछ ही देर में विकास के सारे दोस्त नशे में धुत हो चुके थे, लेकिन समर की कैपेसिटी काफी अच्छी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह विस्की नहीं पानी पी रहा हो। दूसरी ओर बैठी मधुरिमा की कैपेसिटी भी ठीक ठाक थी, लेकिन वह थोड़ी नशे में थी। कुछ ही देर में वह विकास को हटाकर समर के पास वाली सीट पर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। समर को इस तरह लड़कियों के बीच घिरा देख विकास राजपूत को बहुत गुस्सा आता है। वह समर से कहता है, भैया अब बस करते हैं, हम सब लोग अब और नहीं पी सकते। समर हंसते हुए विकास से कहता है, तुम्हें नहीं पीना तो मत पियो, मैं तो पीऊंगा, क्या तुम्हें मेरे पीने से भी ऐतराज है? विकास समर से कहता है, नहीं भैया, भला मुझे कैसा ऐतराज होगा, मैं तो इसलिए कह रहा था कि अभी हम सब स्कूल के बच्चे हैं, हमारे लिए इतना पीना ठीक नहीं है। समर विकास से कहता है, ठीक है तो तुम लोग मत पियो, मैं तो पीऊंगा। जब समर विकास राजपूत से कहता है कि अगर विकास और उसके दोस्तों को नहीं पीना तो ना पिए, लेकिन वो तो पिएगा, तब विकास समर से कहता है, लेकिन भैया आपने काफी पी ली है, आप घर कैसे जाएंगे? आप कहो तो मैं आपको घर छुड़वा दूं। कुछ देर बाद सपना को मैं घर छोड़ आऊंगा। समर विकास को जवाब देता है, अरे छोटे, मैंने तुझसे कहा ना कि तुझे ना पीना हो तो मत पी, लेकिन मैं तो पीऊंगा, तो क्यों बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहा है? विकास को अब समर पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कोई हंगामा खड़ा कर सपना के साथ रात बिताने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह अपना गुस्सा काबू कर समर से कहता है, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। समर अपनी उंगलियों से चुटकी बजाकर वेटर को आने का इशारा करता है। वेटर प्राइवेट रूम में आकर कहता है, जी सर, डू यू नीड एनीथिंग? समर उस वेटर से कहता है, इस क्लब में जो सबसे ज्यादा महंगी वाइन है उसे अभी के अभी ला कर दो। समर के साधारण पहनावे को देख वेटर सोच में पड़ जाता है कि यह आदमी जिसने इतने साधारण कपड़े पहने हुए हैं, वह आखिर क्लब की सबसे महंगी वाइन की बोतल कैसे अफोर्ड कर सकता है।
समर वेटर के सोच में पड़ा देख उससे कहता है किस सोच में डूबे हो भाई? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ जल्दी से बोतल लेकर आओ। वेटर झिझकते हुए समर से पूछता है आर यू श्योर सर? समर हंसते हुए वेटर से कहता हाँ भाई। अब क्या ऑर्डर भी मुझसे ही लिखवा कर लेगा क्या? समर विकास राजपूत के कंधे पर हाथ रखकर वेटर से कहता है तेरे भाई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जा जल्दी से जा और जल्दी से आ। ब्लू मून का वेटर विकास को काफी वक्त से जानता था। विकास राजपूत आए दिन या तो किसी लड़की के साथ ब्लू मून क्लब जाता था या अपने दोस्तों के साथ लड़कियों को छेड़ने। वेटर विकास राजपूत की तरफ देख उससे बिना कुछ बोले परमिशन लेना चाहता था। विकास वेटर का इशारा समझ चुका था। वह वेटर की तरफ हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है जाओ ले आओ, बिल मैं पे कर दूंगा। कुछ ही देर में वेटर ब्लू मून क्लब की सबसे महंगी वाइन ले आता है। जब वेटर वाइन की बोतल खोलकर सबके ग्लास में डालने लगता है, समर उससे कहता है ये सब मैं कर लूंगा, तुम अब यहां से जा सकते हो। वेटर समर को थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। समर सबके गिलास में वाइन डालता है और अपना ग्लास उठाकर सबसे कहता है चीयर्स। विकास के सारे दोस्त अब काफी नशे में थे, उन्हें अपनी कोई सुध बुध नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आखिर वहां चल क्या रहा है। जब समर सबसे चीयर्स कहता है, विकास के दोस्त हवा में झूलते हुए उसे चीयर्स कह देते हैं। सपना को समर के पीने से कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही समर के गिलास में वाइन खत्म होती थी, सपना उसके गिलास में और वाइन डाल देती थी। वही समर के दूसरी तरफ मधुरिमा समर से एकदम चिपक कर बैठी हुई थी। ये सब देखकर विकास का गुस्सा बढ़ रहा था। वह मन ही मन सोचता है कि पैसा मैं खर्च करूं और फायदा साला ये उठाए। बिल्कुल नहीं। विकास राजपूत समर का ग्लास पकड़ते हुए कहता है भैया अब आप यहां से चले जाइए। समर हंसते हुए विकास राजपूत को जवाब देता है क्यों भाई, क्यों चला जाऊं? तुम क्या मुझे यहां से भगाना चाहते हो? विकास के चेहरे पर अब गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अब वो अपने कोई भाव नहीं छुपा रहा था। विकास समर की ओर गुस्से से देखकर कहता है मैं चाहता हूं कि आप अभी के अभी यहां से चले जाओ। सपना मुस्कुराते हुए विकास राजपूत से कहती है अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? देखा नहीं मेरे समर भैया महफिल में समा बांधने में कितने माहिर है, अभी कुछ देर वह हमारे साथ ही बैठेंगे। विकास सपना से कहता है नहीं, मैंने कहा ना कि मैं चाहता हूं ये यहां से जाए, मतलब अभी के अभी। ये सब देख मधुरिमा को गुस्सा आ जाता है। मधुरिमा टेबल पर अपना हाथ जोर से मारते हुए विकास राजपूत से कहती है अबे ओ झंडू, बर्थडे तेरा है या मेरा? समर जी जब तक चाहे यहाँ रहेंगे, तुम होते कौन हो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहने वाले? विकास राजपूत मधुरिमा की बात सुनकर हंसते हुए कहता है मैं होता कौन हूँ? शायद तुम भूल रही हो, ये प्राइवेट रूम लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। महीनों पहले से प्री बुकिंग करवानी पड़ती है। मैंने सिर्फ 2 दिन में इसे तुम्हारे बर्थडे के लिए बुक करवाया है। तो मुझसे तो तुम ये ना ही कहो कि मैं कौन होता हूँ। विकास और मधुरिमा को ऐसे बहस करते देख सपना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह वहां कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। सपना समर की ओर देखकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलिए भैया, हमें अब घर चलना चाहिए। समर हाँ में अपना सर हिलाते हुए सपना का हाथ पकड़ता है और वहां से जाने लगता है। उसी वक्त विकास राजपूत सपना का हाथ पकड़कर उसे कहता है तुम कहाँ चल दी जाने मन, मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा। सपना को उसके प्रति विकास का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अपना हाथ छुड़ाते हुए विकास से कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अगर चाहते हो कि मेरे भैया यहाँ से चले जाएं तो मैं यहाँ रुकर क्या करूंगी? विकास सपना का हाथ और कस के पकड़ लेता है और उसे कहता है नहीं तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। सपना विकास से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे कहती है छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। विकास सपना का हाथ छोड़ देता है लेकिन अब वह अपना असली रूप दिखा चुका था। उसे अब किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। वह अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए कहता है लो छोड़ दिया हाथ, लेकिन तुम यहाँ से जा नहीं सकती। अगर तुम यहाँ से गई तो मैं स्कूल में तुम्हारा रहना दुश्वार कर दूंगा। समर यह सब एकदम शांतिपूर्वक देख रहा था। वह अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए विकास राजपूत से कहता है अगर सपना ने कह दिया कि हम यहाँ से जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, अब हमें जाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। विकास राजपूत समर की बात सुनकर जोर से हंसने लगता है और अपने दोस्त अभिनव की ओर देख उसे कहता है लगता है इसे पता नहीं है हम कौन है। विकास की बात सुनकर अभिनव भी हंसने लगता है और कहता है भाई तुम कहो तो अभी इसका खेल खत्म कर दें। विकास राजपूत अभिनव से कहता है नहीं, हमें इस छोटे मोटे आदमी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। विकास उर्वी की ओर इशारा कर उसे कहता है उर्वी, काउंटर के पास जाओ और जगत सिंह कुमावत को बुलाकर लाओ, वही इससे निपटेगा। उर्वी अपना सर हिलाते हुए कहती है अभी जग्गू दादा को बुलाकर लाती हूँ, वह तो बॉक्सिंग चैंपियन है, उन्हें देखकर तो ये अपनी पैंट गीली कर देगा। इसकी सारी हेकड़ी एक बार में निकल जाएगी। वहां बैठे किसी भी शख्स को समर की ताकत का अंदाजा नहीं था। सभी लोग समर को एक मामूली इंसान समझ रहे थे, लेकिन सपना ने लाल चौक में समर को विकास सिंह को बुरी तरह पीटते हुए देखा था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पर कोई हंगामा खड़ा हो। वह समर का हाथ पकड़कर कहती है भैया मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, मुझे मधुरिमा घर तक छोड़ देगी। मधुरिमा थोड़े नशे में थी। उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर विकास सिंह राजपूत ने उर्वी से ऐसा क्या कहा कि वह रूम से बाहर गई थी, लेकिन वह विकास को अच्छी तरह से जानती थी। विकास की बात जो नहीं मानता था उसका हश्र ठीक नहीं होता था। मधुरिमा विकास से पूछती है उर्वी कहाँ गई है? विकास मधुरिमा से कहता है अरे उसे वॉशरूम जाना था, बस आती ही होंगी कुछ देर में। मधुरिमा समझ चुकी थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है।
वह सपना से कहती है, सपना, अपने भैया को लेकर अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। सपना मधुरिमा का इशारा समझ चुकी थी। सपना समर धीमी आवाज में कहती है, प्लीज भैया, चलिए, जल्दी से भाग चलते हैं। समर सपना का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और कहता, अरे जब ये बच्चा इतने प्यार से रोक रहा है तो रुक जाओ सपना, मैं भी यही हूँ। इतने प्यार से इसने इतनी महंगी वाइन की बोतल मंगवाई है, आओ इसे खत्म करते हैं। इतना कहकर समर टेबल से बोतल उठाकर वाइन को अपने ग्लास में डालने लगता है। मधुरिमा समर का बर्ताव देखकर खुश नहीं थी। अब उसे समर की फिक्र नहीं थी, उसे सपना की चिंता सता रही थी। वह गुस्से से अपनी सीट से उठती है और समर के हाथ से बोतल छुड़ाते हुए कहती है, आप पागल हो क्या? अपनी फिक्र नहीं तो कम से कम जिसे अपनी छोटी बहन मानते हो उसकी फिक्र तो करो। चलो यहाँ से हम तीनों चल रहे हैं, अभी के अभी। समर मुस्कुराते हुए मधुरिमा से कहता है, बेटा, मुझे तुम दोनों की फिक्र है, लेकिन मैंने अब ठान लिया है कि मैं यहाँ से इस वाइन की बोतल को खत्म करके ही जाऊंगा। इतना कहकर समर मधुरिमा के हाथ से वाइन की बोतल ले लेता है। मधुरिमा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर समर को हो क्या गया है। वह क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए अपनी जान के साथ साथ उन दोनों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। मधुरिमा समर पर गुस्सा करते हुए कहती है, ठीक है, आप रहिए यहाँ, पीजिए जितनी पीना है, मैं और सपना अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहकर मधुरिमा सपना का हाथ पकड़ती है और रूम से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में ही विकास राजपूत अपने दोस्तों को इशारा कर देता है। विकास के दोस्त प्राइवेट रूम के गेट पर मधुरिमा और सपना के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। विकास का दोस्त अभिनव मधुरिमा के काफी करीब खड़ा होकर उसे कहता है, बहुत मुंह चल रहा था ना तुम्हारा, आओ अभी तुम्हारा मुंह बंद करता हूँ। इतना कहकर वह मधुरिमा के और करीब आ जाता है। जैसे ही वह मधुरिमा के चेहरे को छूने वाला था, मधुरिमा उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई इतनी तेज मोड़ती है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। मधुरिमा तेजी से अभिनव के सीने पर जोरदार किक मारती है, जिससे वह सोफे पर जा गिरता है। मधुरिमा को अभिनव को ऐसे मारते देख विकास उर्वी से कहता है, हमने जो रूस से ड्रिंक मंगवाई थी, वो ड्रिंक इस मधुरिमा की बच्ची ने भी पी थी ना, फिर ये बिना हिले डुले कैसे अपनी ताकत का इतने ठीक से प्रयोग कर पा रही है। उर्वी विकास राजपूत के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाती। मधुरिमा फिर से सपना का हाथ पकड़ती है और रूम का गेट खोलती है। जैसे ही वह रूम का गेट खोलती है, उस गेट पर उसे एक हटे कटे इंसान के साथ 4 लोग खड़े दिखाई देते हैं। यह इंसान और कोई नहीं, जगत सिंह कुमावत था। वही जगत सिंह कुमावत जो समर को कीर्ति लाल के साथ धर्मा एसोसिएशन की मीटिंग में मिला था। जगत सिंह कुमावत के पास उर्वी खड़ी थी, जिसकी कमर पर जगत सिंह कुमावत ने हाथ रखा हुआ था। जगत सिंह एक बॉक्सिंग चैंपियन था, उसे लोग जग्गू दादा कहकर भी बुलाते थे। जगत सिंह के चेहरे पर एक बड़ा सा चाकू का निशान था। वह दिखने में एकदम एक असुर की तरह लगता था। मधुरिमा और सपना को देखकर जगत सिंह कुमावत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह मधुरिमा से कहता है, अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो डार्लिंग, अभी तो हमें पूरी रात साथ ही बितानी है। जैसे ही जगत सिंह मधुरिमा को रोकने की कोशिश करता है, मधुरिमा उसे गुस्से से कहती है, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा जो मैंने इस अभिनव का किया है। मधुरिमा की बात सुनकर विकास राजपूत उसे हंसते हुए कहता है, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? होगी तू एक छोटी मोटी लड़ाकू, लेकिन जो तेरे सामने खड़े हैं उन्हें लोग जग्गू दादा कहते हैं। जग्गू दादा, तू इनके सामने कुछ भी नहीं। मधुरिमा विकास को जवाब देते हुए कहती है, अबे घोंचू, तू तो चुप ही रह, हिम्मत है तो तू खुद लड़के दिखा, अपने पंटरों को क्या लड़ने को भेजता है साले का। मधुरिमा की यह बात सुनकर विकास काफी गुस्सा हो जाता है। वह मधुरिमा के करीब आकर जैसे ही उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, जगत सिंह विकास को रोकते हुए कहता है, अरे विकास भाई, लगता है इस लड़की ने अभी अभी हमारी गलियों में कदम रखा है, तुम रहने दो, इसे तो मैं संभाल लूंगा। जगत सिंह कुमावत इतना कहकर अपने पास खड़ी उर्वी की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। उर्वी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। मधुरिमा उर्वी को ऐसे मुस्कुराते हुए देख उससे कहती है, लानत है तुम जैसी लड़की पर उर्वी, जो अपनी सहेलियों को ऐसे राक्षसों के हवाले कर रही है। मधुरिमा की यह बात सुनकर उर्वी गुस्से में जगत सिंह को मधुरिमा पर हमला करने के लिए इशारा करती है। इससे पहले कि जगत सिंह मधुरिमा पर वार करता, मधुरिमा चिल्लाते हुए जगत सिंह की ओर एक पंच मारती है। मधुरिमा का पंच स्टाइल देखकर ही वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन मधुरिमा का पंच जगत सिंह को छू नहीं पाता। जैसे ही मधुरिमा का हाथ जगत सिंह के पास जाता है, जगत सिंह झुक जाता है। इससे पहले कि मधुरिमा जगत सिंह को मारने के लिए कोशिश करती, जगत सिंह कुमावत मधुरिमा को एक करारा थप्पड़ मार देता है। जगत सिंह कुमावत हंसते हुए मधुरिमा से कहता है, ये थप्पड़ और थप्पड़ का निशान तुम्हें हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि जिंदगी में मुझसे और विकास भैया से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। और रही बात अभी की, तो तुम विकास भैया से माफी मांगो और मेरे साथ रात गुजारो, वरना तुम्हें ठीक करने के मेरे पास और भी तरीके हैं। मधुरिमा के पास अब कुछ और कहने को नहीं था। वह मन ही मन सोचती है कि वह कैसे एक गुंडे से हार सकती है। उसकी आंखों में ये सोचकर आंसू आ जाते हैं। मधुरिमा को रोते देख विकास राजपूत हंसने लगता है और उससे कहता है, क्या हुआ, निकल गया सारा तेरा मार्शियल आर्ट्स? बेटा तू होंगी मार्शियल आर्टिस्ट अपने घर में, लेकिन बाहरी दुनिया में लोगों से प्रैक्टिकल तौर पर लड़ा जाता है, ना कि मन में पहले से कोई मार्शियल आर्ट्स का मूव सोचकर। चल अब माफी मांग, वरना तेरे साथ ठीक नहीं होगा। विकास की बातें सुनकर वहां खड़े विकास के दोस्त और जग्गू दादा के चेले राक्षसों की तरह हंसने लगते हैं।
जगत सिंह कुमावत मधुरिमा से कहता है, चल अब मेरे पैर छूकर माफी मांग और पास आकर बैठ जा। उसके बाद मैं तुझे जन्नत की सैर करवाता हूँ। इतना कहकर जगत सिंह कुमावत बैठने के लिए प्राइवेट रूम में रखे हुए सोफे की ओर बढ़ता है। तभी उसकी नजर कोने में बैठे समर पर पड़ती है, जो शांतिपूर्वक अब तक सब कुछ देख रहा था। वह समर को पहचान जाता है। समर जगत सिंह कुमावत को धर्मा एसोसिएशन की मीटिंग में मिला था, जहां समर ने इसे लड़ाई में उसे मार मार कर बेहोश कर दिया था। जिसके बाद जगत सिंह काफी दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती था और बाद में उसने धर्मा एसोसिएशन के सदस्यों से ये भी सुना था कि समर ने मीटिंग खत्म होने के बाद महान मार्शियल आर्टिस्ट अभिमन्यु को भी लड़ाई में हरा दिया था। तभी से जगत सिंह कुमावत ने कसम खाई थी कि वह समर के सामने कभी नहीं आएगा और गलती से आ भी गया तो उससे पंगा नहीं लेगा। जब जगत सिंह समर को देखता है, उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह सोचता है कि कहीं यह उसका भ्रम तो नहीं। भ्रम को दूर करने के लिए वह अपनी आंखें मसलता है और देखता है कि यह वही इंसान है जिसके बुरे सपने कई दिनों से उसे सता रहे हैं। वह समर के पास जाकर झुककर उसे नमस्ते कहता है और पूछता है, मिस्टर समर, आप यहाँ कैसे? जगत सिंह को इस तरह झुककर समर को प्रणाम करते देख वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जग्गू दादा जैसा आदमी, जिससे जोधपुर के सारे लोग डरते हैं, जिनसे सभी झुककर नमस्ते कहते हैं, आज वही जग्गू दादा एक मामूली से आदमी समर के सामने झुककर उसे नमन कर रहा है। समर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए जगत सिंह से कहता है, क्यों बेनीच आदमी, शर्म नहीं आती तुझे एक लड़की पर हाथ उठाते हुए? समर की बात सुनकर जगत सिंह काफी डर जाता है। वह मन ही मन आशा करता है कि मधुरिमा समर की दोस्त ना हो, वरना समर आज उसे छोड़ेगा नहीं। वह हड़बड़ाते हुए समर से कहता है, नहीं नहीं मिस्टर समर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। समर जगत सिंह से कहता है, गलतफहमी? मैंने अभी देखा कि तूने मेरी दोस्त पर हाथ उठाया है। समर की यह बात सुनकर जगत सिंह कुमावत के पसीने छूट जाते हैं। जिसका उसे डर था आखिर वही हुआ। मधुरिमा, जिस पर उसने हाथ उठाया था, जिसकी उसने बेइज्जती की थी, जिसका उसने मजाक बनाया था, वह समर की दोस्त निकली। वही समर जिसका नाम सुनकर जगत सिंह के पसीने छूट जाते थे। इससे पहले कि समर कुछ आगे कहता, जगत सिंह खुद के गाल पर जोर का चांटा मार लेता है। चांटा इतना जोर का होता है कि उसकी नाक से खून बहने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए समर से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर समर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जगत सिंह कुमावत को खुद को इस तरह से चांटा मारते देख उर्वी विकास राजपूत से कहती है, विकास, ये जगत सिंह को क्या हो गया है? क्या वह कोई भूत प्रेत के वश में है? उर्वी की बात सुनकर विकास राजपूत जगत सिंह से कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये जोधपुर की झुगी झोपड़ियों में रहने वाला टुच्चा सा आदमी है, इससे क्यों माफी मांग रहे हो? जगत सिंह कुमावत विकास राजपूत को सचेत करते हुए कहता है, विकास भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मिस्टर समर से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना। अभी भी वक्त है, तुम भी मिस्टर समर से माफी मांग लो, शायद वो हमें माफ कर दें। जगत सिंह की बात सुनकर विकास राजपूत जोर जोर से हंसते हुए कहता है, माफी? इस घोंचू से इस जन्म में तो कभी नहीं। इससे पहले कि जगत सिंह कुमावत विकास को समर की सच्चाई बताता, समर जगत सिंह की ओर इशारा कर उसे कहता है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम जा सकते हो। जगत सिंह समझ चुका था कि समर अपनी असलियत किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वह समर के आगे झुककर उसे धन्यवाद कहता है और बिना पीछे मुड़े उस रूम से चला जाता है। जगत को इस तरह से धूम दबाकर वहां से भागते देख विकास राजपूत अपने दोस्तों से कहता है, जग्गू दादा? काहे का जग्गू दादा? ये तो फट्टू दादा है। विकास राजपूत की इस बात का वहां कोई जवाब नहीं देता। सभी लोग अभी भी उसी सोच में थे कि आखिर अभी जो उन्होंने देखा था वो क्या था। कैसे जग्गू दादा जैसा हटा कटा कुश्ती में माहिर आदमी समर जैसे पतले दुबले इंसान से डरकर और बिना उससे अड़कर वहां से दम दबाकर भाग गया। विकास सिंह राजपूत समर से कहता है, जगत सिंह यहां से चला गया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बच गए हो। समर विकास से कहता है, आज का शो यहीं खत्म होता है, मैं अब मधुरिमा और सपना को लेकर घर जा रहा हूं। समर की यह बात सुन विकास सिंह हंसते हुए उसे कहता है, शो खत्म? हाँ, शो हमारा है और मंच भी, और खत्म भी इसे हम ही करेंगे। समर अपने चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान लाए विकास की और अपना सर हल्का सा झुकाए हुए तीखी निगाहों से देखते हुए कहता है, काटने वाले कुत्ते भौंकते नहीं। इतना कहकर समर सपना का हाथ पकड़कर वहां से निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ता है। समर की यह बात सुनकर विकास सिंह राजपूत का खून खोल जाता है। वह अपने पास रखी हुई वाइन की खाली बोतल उठाकर समर के सर पर वार करने के लिए उस बोतल को समर के सर की ओर फेंकता है। विकास को समर पर वार करते देख सपना अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कि वाइन की बोतल समर के सर को छूती, मधुरिमा चिल्लाकर समर से कहती है, समर झुक जाओ। समर जल्दी से झुक जाता है और पीछे मुड़कर विकास सिंह को एक जोर की किक उसके पेट के नीचे मार देता है। विकास सिंह गश खाकर जमीन पर गिर जाता है और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सपना ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे लगा था कि विकास ने समर पर वार कर समर को घायल कर दिया है। वह अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, समर भैया, आप ठीक तो है ना? सपना अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि समर एकदम ठीक है और विकास सिंह राजपूत जमीन पर पड़ा हुआ दर्द के मारे चिल्ला रहा है। विकास सिंह हकलाते हुए समर से कहता है, समर के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। समर मुस्कुराते हुए विकास सिंह राजपूत से कहता है, अगर मैं तेरी जगह होता तो अभी के अभी हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच करवाता। जिस जगह मैंने तुझे मारा है अब शायद तू किसी भी लड़की के साथ रात गुजारने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा।
इतना कहकर समर सपना का हाथ पकड़ते हुए उस प्राइवेट रूम से बाहर चला जाता है। समर और सपना को जाते देख मधुरिमा कहती है, अरे मेरे लिए रुको, मैं भी साथ चलूंगी। विकास को इस तरह जमीन पर घायल पड़ा देख उर्वी विकास सिंह राजपूत से पूछती है, विकास तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं एम्बुलेंस बुलवा लूं? विकास उर्वी पर चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, एम्बुलेंस नहीं, मेरे पापा को कॉल कर। मैं इस समर के बच्चे को आज किसी भी हालत में इस क्लब के बाहर कदम रखने नहीं दूंगा, मार डालूंगा इसे यहीं। जब समर, सपना और मधुरिमा उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हैं, सपना समर से कहती है, समर भैया, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया है। समर मुस्कुराते हुए सपना के सर पर अपना हाथ फेरता है और उससे कहता है, अरे पगली, तूने तो मुझे पहले भी लड़ते हुए देखा है, अब तो तुझे मेरे बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। तू मेरी फिक्र मत कर, जब तक तू ठीक रहेगी तब तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और हाँ, लोगों की परख करना सीखो बेटा, इस दुनिया में हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। इस दुनिया में कदम कदम पर तुम्हें बुरी नीयत वाले लोग मिलेंगे, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। समर की बात सुनकर सपना समर से कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मधुरिमा का बर्थडे ना होता तो मैं इस क्लब में कदम भी नहीं रखती। समर और सपना के पीछे चलती हुई मधुरिमा भी सपना की बातों में उसका साथ देते हुए समर से कहती है, मुझे भी माफ कर दीजिए भैया, मुझे पता होना चाहिए था कि विकास राजपूत जैसे घटिया इंसान की नीयत कभी अच्छी नहीं हो सकती। समर मधुरिमा से कहता है, मधुरिमा तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अपने मार्शियल आर्ट्स को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो। ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। मधुरिमा समर अपना सर झुकर समर से कहती है, जी भैया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जैसे ही समर मधुरिमा से आगे कुछ कहता, समर के पास चलती हुई सपना बेहोश होकर गिरने वाली होती है। समर एक हाथ से उसे कस के पकड़ लेता है। मधुरिमा सपना को बेहोश देख उसके पास दौड़ाते हुए आती है और खुद भी लड़खड़ाते हुए बेहोश हो जाती है। समर अपने दूसरे हाथ से मधुरिमा को थाम लेता है। अब उसने अपने दाहिने हाथ से सपना और बाएं से मधुरिमा को पकड़ रखा था। समर को समझ में आ चुका था कि यह विकास राजपूत की रूस से लाई हुई नशीली शराब का असर है। अब समर उन दोनों बेहोश लड़कियों को कैसे संभालेगा? वह कैसे? समर किसी भी कीमत पर सपना और मधुरिमा को इस हालत में क्लब से बाहर नहीं ले जा सकता था। अगर वह ले जाता तो लोग समर के बारे में गलत सोचते और हो सकता था कि बात किसी बड़े हंगामे तक पहुंच जाती। समर को हंगामों से डर नहीं था, उसे सपना और मधुरिमा की फिक्र थी। वह किसी तरह उन दोनों को होश में लाना चाहता था। तभी समर को क्लब में एक प्राइवेट रूम खुला दिखता है। वह वही सपना और मधुरिमा को ले जाकर लेटा देता है और कुर्सी लगाकर दरवाजा बंद कर देता है। वही क्लब के बाहर एक ब्लैक फॉर्च्यूनर आकर खड़ी होती है। उस फॉर्च्यूनर में से दो आदमी बाहर निकलते हैं। उनमें से एक मोटा सा आदमी था जिसका कद छोटा था। उसने गले में सोने की मोटी सी चैन पहनी हुई थी और दाहिने हाथ की सारी उंगलियों में सोने की अंगूठियां। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी चला आ रहा था जिसने केसरिया रंग की शाल लपेटे हुई थी और उसके हाथ की 6 उंगलियां थी। वे दोनों जैसे ही क्लब के अंदर घुसते हैं, क्लब का मैनेजर काउंटर से उठकर जल्दी से उस मोटे आदमी के पास आकर उससे कहता है, अरे सर, आप यहाँ कैसे? पहले बता दिया होता तो मैं इस क्लब के ओनर को आपका स्वागत करने के लिए बुला लेता। वह मोटा व्यक्ति ब्लू मून क्लब के मैनेजर पर चिल्लाते हुए कहता है, स्वागत? कैसा स्वागत बे? तेरे क्लब में मेरे बेटे को कोई भी एरा गैरा आदमी बुरी तरह पेट कर जा रहा है और तू मेरे स्वागत की बात कर रहा है। ब्लू मून का मैनेजर उस मोटे व्यक्ति की बात सुनकर डर जाता है और कहता है, सर, मुझे इस मैटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह मोटा व्यक्ति मैनेजर से चिल्लाते हुए कहता है, इतनी बड़ी बात हो गई और तुझे पता तक नहीं चला? क्लब में घोड़े बेचकर सोता है क्या? जा अभी के अभी मेरे बेटे को इधर लेकर आ। उस मोटे व्यक्ति की बात सुन ब्लू मून का मैनेजर जी सर कहकर वहां से इस तरह भागता है जैसे उस मोटे आदमी ने उसकी जान बख्श दी हो। दरअसल इस मोटे आदमी ने भी धर्म एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान समर को जगत सिंह कुमावत को कुश्ती में हराते हुए देखा था। धर्मेंद्र सिंह राजपूत के साथ जो व्यक्ति केसरिया रंग की शाल पहने हुए थे वो और कोई नहीं मार्शियल आर्टिस्ट जिन चैंग थे। धर्मेंद्र सिंह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ मर गया ये जगत सिंह? मैंने उसे विकास पर नजर रखने कहा था, लेकिन जब से शान पैलेस से उस समर के बच्चे से मार खाकर आया है तब से दिखाई देता ही नहीं। जिनचैंग धर्मेंद्र सिंह राजपूत के करीब आकर उसके कानों में कहता है, आप मेरे सामने समर को गालियां भी दो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे चिल्लाते हुए समर के बारे में कुछ गलत ना कहिए। समर एक ऐसा शख्स है जिसने अभिमन्यु जैसे प्रसिद्ध मार्शियल आर्टिस्ट को हराया था। अगर भविष्य में आपने उसके बारे में उसके सामने कुछ गलत कहा या किसी और ने आपकी बातें सुनकर उसे बता दिया तो मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। धर्मेंद्र सिंह जिनचांग से कहता है, मुझे माफ कीजिएगा मास्टर चांग, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। जिनचांग धर्मेंद्र सिंह से कहता है, विकास की फिक्र मुझे भी है। मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है, उसके बचपन से मैं उसके साथ रहा हूं और उसे अपना पोता मानता हूं। लेकिन समर एक बहुत बड़ा मार्शियल आर्टिस्ट है, उसने अपने कई चक्र जागृत किए हुए हैं। हम उसके बारे में कुछ गलत कहकर अपनी मौत को बुलावा नहीं दे सकते। धर्मेंद्र और जिनचांग को अब तक खबर नहीं थी कि उनके प्यारे विकास को घायल करने वाला भी समर ही था। धर्मेंद्र सिंह राजपूत जिनचांग की बात सुनकर उनसे कहता है, आप ठीक कह रहे हैं मास्टर चांग, अगर मेरी भविष्य में समर से मुलाकात हुई तो मैं उसे मास्टर समर कहकर ही बुलाऊंगा। इतने में ही विकास सिंह राजपूत उर्वी के साथ इन दोनों के सामने आकर रोते कहता है, पापा, दादाजी, देखिए मेरी क्या हालत की है उस हरामी ने। आप दोनों प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं उस आदमी से बदला लेकर ही रहूंगा।
विकास सिंह को इस हालत में देखकर धर्मेंद्र सिंह और जिन चैंग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। धर्मेंद्र सिंह जल्दी से विकास सिंह की ओर जाता है और उससे कहता है, सबसे पहले तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारी यह हालत किसने की है। वह आदमी जोधपुर का कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, मैं अपने आदमियों से कहकर उसे ढूंढ निकलूंगा। नाम बताओ मुझे उसका। विकास की यह हालत देख जिन चैंग विकास से कहता है, हाँ बेटा, हमें उसका नाम बताओ, उससे बदला लेने के लिए तो सिर्फ तुम्हारे दादाजी ही काफ़ी है। विकास रोते हुए धर्मेंद्र सिंह से कहता है, पापा, वह जोधपुर का पावरफुल शख्स नहीं है बल्कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला एक मामूली सा आदमी है। विकास की यह बात सुनकर धर्मेंद्र सिंह राजपूत और जिन चैंग हैरान रह जाते हैं। विकास का बाप धर्मेंद्र सिंह राजपूत पूरे जोधपुर में प्रसिद्ध था। जोधपुर का बच्चा बच्चा उसे जानता था। जोधपुर के किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह धर्मेंद्र सिंह राजपूत के किसी भी आदमी से आंख मिलाकर बात करें। धर्मेंद्र सिंह राजपूत विकास से कहता है, कौन है वह आदमी जो मुझे नहीं जानता। विकास सिंह अपने पिता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, पापा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मैं कुछ नहीं जानता पापा, मुझे वह आदमी जिंदा या मुर्दा मेरे सामने चाहिए। धर्मेंद्र सिंह विकास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पहले तुम ये बताओ तुम्हें कितनी चोट आई है। विकास सिंह रोते हुए धर्मेंद्र से कहता है, पापा, उसने मुझे अपने पैर से ऐसी जगह मारा है कि अगर मुझे वहां फ्रैक्चर हुआ तो मैं हमारे परिवार को कभी संतान नहीं दे पाऊंगा। धर्मेंद्र सिंह को विकास की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह विकास से कहता है, लगता है वो आदमी हमारे परिवार का कोई पुराना दुश्मन है। तुम हमारे पूरे परिवार की एक अकेली संतान हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विकास से इतना कहकर धर्मेंद्र सिंह ब्लू मून क्लब के मैनेजर से कहता है, ए मैनेजर के बच्चे, मैं तुझे उस आदमी को ढूंढने के लिए 10 मिनट का समय देता हूं। अगर 10 मिनट में तू उसे मेरे सामने नहीं लाया तो खैर नहीं। धर्मेंद्र सिंह का ये ऑर्डर सुनकर ब्लू मून क्लब का मैनेजर डर जाता है। उसे पता था कि अगर उसने धर्मेंद्र सिंह राजपूत जैसे पावरफुल आदमी का कहा नहीं माना तो वह उसे जान से मार देगा। ब्लू मून का मैनेजर घबराते हुए धर्मेंद्र सिंह से कहता है, जी सर, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अपने बाउंसर्स से कहकर अभी उस आदमी को आपके सामने लाकर खड़ा करता हूँ। इतना कहकर ब्लू मून का मैनेजर वहां से चला जाता है। विकास राजपूत के पास खड़ा अभिनव द्विवेदी मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो धर्मेंद्र अंकल आ गए हैं, अब तो उस आदमी को भगवान भी नहीं बचा सकता। विकास राजपूत अभिनव की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, हाँ, शायद उसे पता नहीं था कि उसका पाला किस इंसान से पड़ा है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी आने वाली नस्लें राजपूत खानदान के सदस्य का नाम सुनकर कांप उठेगी। ब्लू मून क्लब का मैनेजर भागते हुए वहां आता है और धर्मेंद्र सिंह से कहता है, सर, मैंने अभी इस क्लब के सारे कैमरे चेक किए हैं, वो आदमी अभी भी हमारे क्लब में ही है। धर्मेंद्र सिंह मैनेजर से कहता है, तो जाओ, अभी के अभी उसे मेरे सामने लाओ, जरा मैं भी तो देखूं कि कौन सा तुर्रम खां है यह आदमी जिसने राजपूत परिवार से पंगा लेकर अपनी मौत को बुलावा देना चाहा है। वही कुछ ही देर में प्राइवेट रूम में बेहोश पड़ी हुई मधुरिमा को होश आता है। जैसे ही वह उठती है उसका सर काफी तेज दर्द करने लगता है। वह देखती है कि समर एक साधु की तरह ध्यान में मग्न है। मधुरिमा समर से कहती है, समर भैया, मुझे क्या हुआ था, मेरा सर इतना भना क्यों रहा है। समर धीमी आवाज में मधुरिमा से कहता है, विकास सिंह ने तुम्हें और सपना को एक ऐसी शराब पिलाई थी जिसका नशा काफी ज्यादा देर तक रहता है। उसका इरादा तुम्हें नशे में लाकर तुम दोनों का फायदा उठाने का था। मधुरिमा समर की यह बात सुनकर चौंक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि आखिर क्यों विकास और उर्वी सपना को उस सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के लिए फोर्स कर रहे थे। वह मन ही मन सपना के लिए काफी बुरा फील कर रही थी। वह सोच रही थी कि अगर समर वक्त पर नहीं आता तो उसकी वजह से मासूम सपना की जिंदगी खराब हो सकती थी। वह अपना सर झुकाते हुए समर से कहती है, आई एम सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं सपना को आज इस पार्टी में ना लाती तो कुछ गलत नहीं होता, ना आपको यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ती, ना सपना को परेशानी होती। ऐसा कहते हुए मधुरिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर उसके आंसू पोंछते हुए उसे कहता है, रोना बंद करो। हाँ, गलती तुम्हारी थी, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक सिख है, अब वापस इस गलती को दोबारा मत दोहराना। मधुरिमा समर से पूछती है, भैया, सपना को अभी तक होश क्यों नहीं आया। समर मधुरिमा से कहता है, सपना ने अपनी जिंदगी में शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया है और आज विकास ने इसे ऐसी शराब पिलाई थी जिससे बड़े बड़े पियाकर भी पी के बेहोश हो जाए। फिक्र मत करो, सपना को थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वह जल्द ही होश में आ जाएगी। समर मधुरिमा के कंधे पर हाथ रख उसे कहता है, तुम अब ठीक हो ना। अच्छा यही होगा, तुम जल्दी से यहाँ से बाहर चली जाओ। सपना जैसे ही होश में आएगी मैं उसे घर छोड़ दूंगा। समर की बात सुन मधुरिमा हाँ में अपना सर हिलाकर उस प्राइवेट रूम से घर जाने के लिए बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है वह विकास सिंह को कुछ लोगों के साथ उस प्राइवेट रूम की ओर आते हुए देखती है जिसमें विकास के पिताजी भी थे। मधुरिमा विकास के पिताजी को पहचान जाती है। दरअसल मधुरिमा के पिताजी एक मार्शियल आर्ट्स क्लब चलाते थे और जो भी उस क्लब में मार्शियल आर्ट्स सीखने आता था उन सभी लोगों से मधुरिमा ने धर्मेंद्र सिंह राजपूत का नाम सुना था। वह जानती थी कि विकास के पिताजी काफी खतरनाक आदमी है। इससे पहले कि वह जाकर समर को इस बात की खबर देती, विकास सिंह राजपूत मधुरिमा से जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ है वह आदमी, जाओ उसे जाकर कहो कि उससे मिलने उसकी मौत आई है। मधुरिमा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। वह पहले ही सपना को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर उसे और समर को मुसीबत में डाल चुकी थी। अब वह सपना और समर पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती थी। वह उस प्राइवेट रूम के दरवाजे पर खड़े हो जाती है और विकास राजपूत से कहती है, अरे वो और सपना को कब के क्लब से चले गए हैं। धर्मेंद्र सिंह राजपूत मधुरिमा से कहता है, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ बेटा, यह मामला अब बड़ों के बीच का है।
मधुरिमा धर्मेंद्र सिंह से कहती है, धर्मेंद्र अंकल ये लड़ाई मेरी वजह से शुरू हुई है, अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए। धर्मेंद्र सिंह मधुरिमा से पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? इससे पहले मधुरिमा धर्मेंद्र सिंह राजपूत के प्रश्न का उत्तर देती, विकास अपने पिताजी से कहता है, पापा ये हरीश राय की बेटी है मधुरिमा राय, इसके पिता राय मार्शल आर्ट्स क्लब चलाते हैं। धर्मेंद्र सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो ये हरीश की बेटी है, तभी मैं सोचूं कि इसका चेहरा जाना पहचाना कैसे दिख रहा है, हरीश और मैं तो पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे। धर्मेंद्र की यह बात सुन मधुरिमा के मन में एक आशा की लहर जागती है। वह लंबी सांस लेते हुए धर्मेंद्र से कहती है, अंकल अगर आप और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त हैं तो प्लीज़ आपकी दोस्ती की खातिर मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। मधुरिमा की बात सुन विकास मधुरिमा से कहता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें हम उन्हें, तुमने मेरे दोस्तों पर हाथ उठाया है, हम तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। विकास की बात सुनकर मधुरिमा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। अगर बात समर और सपना को बचाने की ना होती तो वह बिना कुछ सोचे विकास को उसी जगह मारती जहां उसे समर ने पहले मारा था। धर्मेंद्र सिंह मधुरिमा से कहता है, शायद तुमने अच्छे से सुना नहीं मैंने क्या कहा, तुम्हारे पिताजी और मैं दोस्त थे, अब नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम हमारा रास्ता छोड़ दो। मधुरिमा धर्मेंद्र से कहती है, लेकिन अंकल मैं। इससे पहले मधुरिमा अपना वाक्य पूरा कर पाती, धर्मेंद्र सिंह राजपूत मधुरिमा का हाथ पकड़ उसे दरवाजे से दूर करता है और उस प्राइवेट रूम के अंदर जाने के लिए लात मारकर वो दरवाजा खोल देता है। 100